Please subscribe to my YouTube channel, Novel Hindi Audiobook Story. My Telegram channel, Prince Audio Story in Hindi. Web Novel Audio Story in Hindi. राज शिंदे Audiobook Story in Hindi. बैटल क्यूई को आत्मसात करने के बाद ग्रीन की चोटों में चमत्कारिक रूप से सुधार हो रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और मेरिन को देखा। वह चिंतित भाव के साथ उसके सामने खड़ी थी और वह थोड़ा मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। अच्छी चीज, चोटें पूरी तरह ठीक हो गई हैं। मेरिन और अन्य लोग राहत महसूस किए बिना नहीं रह सके। उसी समय मेरिन ने पूछा, क्या तुम सचमुच ठीक हो? लेकिन आपके शिरोबिंदु घायल हो गए थे। ग्रीन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं सचमुच ठीक हूँ। ये मैजिक पीच सचमुच अद्भुत है। ऐसा लगता है कि हमें अपने उपयोग के लिए कुछ बचाना होगा। झाओ हाई हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ग्रीन बिस्तर से उठे, भीड़ की ओर देखा और सवाल किया, मालिक, दासों के लिए व्यवस्था कैसी है? अब जब वे अंतरिक्ष में वापस आ गए हैं तो मुझे डर है कि उनमें से कुछ को इसकी आदत नहीं होगी। झाओ हाई ने सिर हिलाया। गुलामों को उस जगह से बाहर जीवन जीने की आदत थी जहां उनके अपने कमरे होते थे और साथ ही उनकी अपनी छोटी मोटी संपत्ति भी होती थी जिसे वे बहुत महत्व देते थे। जब से वे अंतरिक्ष में लौटे हैं वे कुछ उदास थे। ग्रीन ने ठंडी आवाज में कहा, परसेल कबीले, तुम सब बस इंतजार करो। देर सबेर आपने हमें जो दिया है हम उसे अवश्य लौटाएंगे। झाओ हाई में भी नफरत की अभिव्यक्ति थी। इस बार परसेल कबीला वास्तव में बहुत आगे निकल गया। उन्होंने उनसे निपटने के लिए एक रैंक 9 विशेषज्ञ से भी अनुरोध किया और वे उन सभी को खत्म करना चाहते थे। समूह को यह नहीं पता था कि वर्तमान में परसेल कबीला उनसे अधिक चिंतित था, विशेषकर कैसर। कैसर को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रैंक 9 विशेषज्ञ से पूछने के बाद भी ग्रीन बच सकता है। यदि बफी ने इस बार ग्रीन को मार डाला तो वह कह सकता है कि यह भाग्यशाली था। यदि वे ग्रीन को नहीं मार सके तो यह परसेल कबीले के लिए बहुत परेशानी भरा होगा। हालांकि बफी ने कहा कि उसने ग्रीन को घायल कर दिया है और यह संभव है कि ग्रीन रैंक 8 पर वापस नहीं आएगा, फिर भी मेरिन था जो रैंक 8 का जल जादूगर भी था। यदि मेरिन सामने से परसेल कबीले का सामना करने आते तो वे डरते नहीं थे, लेकिन उन्हें डर था कि मेरिन उन पर पीछे से हमला करेगा। परसेल कबीले का महाद्वीप के भीतर बहुत अधिक व्यवसाय था। प्रत्येक वर्ष वे कबीले के कुछ कनिष्ठों के साथ कारवां भेजते थे ताकि उन्हें प्रयास करने और कुछ अनुभव प्राप्त करने की अनुमति मिल सके। अगर मेरिन बदला लेना चाहती थी तो वह जवाबी कार्रवाई कर सकती थी और उन लोगों से छुटकारा पा सकती थी। उनका नुकसान बड़ा होगा क्योंकि वे 8वीं रैंक के विशेषज्ञ को इन सभी लोगों का अनुसरण करने और उनकी सुरक्षा करने की अनुमति नहीं दे सकते। आखिरकार उनके पास 8वीं रैंक के उतने विशेषज्ञ नहीं थे। कैसर को बुरा लगा क्योंकि यही वह योजना थी जो उसने आगे रखी थी। अब उनकी योजना को आधी विफलता माना जा सकता है। यदि बफी मेरिन को भी मार सकता तो वह बेहतर होता, नहीं तो उसकी योजना पूरी तरह विफल हो जाएगी। बफी को भी लगा कि चीजें जटिल थीं। फोर्ट आयरन माउंटेन पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि वहां कोई नहीं था। वह आयरन माउंटेन के आसपास खोजने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं मिला, जिससे बफी को अजीब लगा। रैंक 9 के विशेषज्ञों की भी एक कमजोरी थी, अर्थात जब भी वे कहीं जाते थे तो उस स्थान का सर्वेक्षण करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करना पसंद करते थे। दैवीय भावना रैंक 9 विशेषज्ञों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक अनोखी क्षमता थी, चाहे वे योद्धा हो या जादूगर। एक बार जब अभ्यासी 9वें स्थान पर पहुंच गए तो उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। रैंक 9 तक पहुंचने से पहले अधिकांश चिकित्सक केवल आध्यात्मिक समझ ही प्राप्त कर सकते थे, जिसका उपयोग उनके अपने शरीर के अंदर किसी चीज का निरीक्षण और पता लगाने के लिए किया जा सकता था। एक रैंक 9 विशेषज्ञ योद्धा 1 किलोमीटर के दायरे को कवर करने के लिए अपनी दिव्य भावना का उपयोग कर सकता था। हालांकि रैंक 9 के जादूगरों में आमतौर पर योद्धाओं की तुलना में अधिक मजबूत भावना होती थी। उनकी दिव्य भावना 3 किलोमीटर तक के दायरे को कवर कर सकती थी। फोर्ट आयरन माउंटेन पर बफी के आगमन पर उसने आयरन माउंटेन की जांच करने के लिए अपनी दिव्य भावना का उपयोग किया था और इसके परिणामस्वरूप उसे कोई नहीं मिला। यहां तक कि वह फोर्ट आयरन माउंटेन के अंदर भी गया और खोजा, लेकिन वास्तव में उसे वहां कोई नहीं मिला। यदि कोई भाड़े का सैनिक होता तो आप फोर्ट आयरन माउंटेन के भीतर धूल की मोटाई जैसे विवरण देख सकते थे, ये जांचने के लिए कि क्या कोई अभी हाल ही में वहां से निकला है। हालांकि बफी इस स्थिति के लिए इस तरह के ज्ञान का उपयोग नहीं कर सका। यदि आप लोगों की हत्या करने के उसके आजीवन अनुभव के बारे में सोचते हैं तो वह उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानता था जिसकी उसे हत्या करने का काम सौंपा गया था और उनकी विस्तृत जानकारी पहले ही प्रदान की गई होगी। उसे बस उनके दरवाजे पर जाना था, उस व्यक्ति को मारना था और फिर उसे साफ करना था। हालांकि इस बार उसे वास्तव में कुछ भी पता नहीं था। उसने बस फोर्ट आयरन माउंटेन पर नजर डाली और पाया कि वहां कोई नहीं था, इसलिए वह वहां खोजने के लिए आयरन माउंटेन की ओर उड़ गया। वह निश्चित रूप से दूसरों की तरह नहीं था। जैसे ही वह उड़े, उन्होंने अपनी दिव्य भावना का उपयोग करते हुए लौ पर्वत को थोड़ा थोड़ा करके खोजा। अंत में जब वह उड़ता रहा तब भी उसे कोई नहीं मिला। फिर भी वह उस घाटी के पार नहीं गया था जहां मकई बोई गई थी। यदि वह ऐसा करता भी तो वह उन्हें पहचान नहीं पाता। चूंकि झाओ हाई नहीं मिला था, बफी ने खोजबीन के लिए कैरियन दलदल में जाने के बजाय मुड़ने और वापस उड़ने का फैसला किया। हालांकि बफी को दुनिया की परवाह नहीं थी, फिर भी वह परसेल कबीले के प्रति वफादार था। चूंकि उसे झाओ हाई नहीं मिला, उसने वापस लौटने और कबीले को इसके बारे में बताने की योजना बनाई। हालांकि झाओ हाई को पता था कि बफी पहले ही जा चुका है, फिर भी उसने अंतरिक्ष से बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। उन्हें नहीं पता था कि बफी अभी भी फोर्ट आयरन माउंटेन के आसपास है या नहीं। यदि बफी अभी भी वहां होता और वे बाहर चले जाते तो वे बेनकाब हो जाते। इसलिए झाओ हाई ने अंतरिक्ष में अधिक समय तक रहने का फैसला किया। इसके अलावा परसेल कबीले के साथ झाओ हाई का भोजन लेन देन बंद नहीं किया गया था और उन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई थीं। उनका स्पष्ट कहना था कि कीमत बढ़ाने का ये सही समय नहीं है। यदि उन्होंने कीमत बढ़ा दी तो परसेल कबीला जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। हालांकि वह उनसे नहीं डरता था। लौरा के मामले में ऐसा नहीं था। लौरा को परेशानी में न डालने के लिए उन्होंने परसेल कबीले के साथ अपना सामान्य व्यापार जारी रखने का फैसला किया। कैसर का मूड ठीक नहीं था क्योंकि वह अपने कार्यालय में बैठा था। कागजात मेज पर ही पड़े रहे क्योंकि वह उन्हें संभालने के मूड में नहीं था। कल उसने सब कुछ ठीक से प्लान कर लिया था। जब तक बफी ने एक बार से ग्रीन को मार डाला तब तक वह रैंक 8 के विशेषज्ञों को ब्लैक वेस्ट में भेज सकता था और मेरिन को मार सकता था, जिससे ये पूरा मामला सुलझ जाएगा। इसके बाद उन्हें अधिकांश मध्यमार्गी बुजुर्गों का समर्थन प्राप्त होगा, जिससे प्रथम बुजुर्ग के रूप में उनकी स्थिति काफी हद तक स्थिर हो जाएगी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ग्रीन के पास वास्तव में एक प्राचीन जादुई उपकरण होगा जिसका उपयोग वह अप्रत्याशित रूप से भागने के लिए कर सकता है। हालांकि उसने किसी को भी ऐसे प्राचीन जादुई उपकरणों का उपयोग करते हुए नहीं सुना था। चूंकि बफी ने कहा कि ऐसा है तो ये सच होना चाहिए।
वह केवल यह आशा कर सकता था कि बफी मेरिन को सफलतापूर्वक ढूंढने और उन सभी को मारने में सक्षम होगा। इससे संभवतः उसे झटके से उबरने में मदद मिलेगी। कैसर मंत्रमुग्ध होकर बैठा रहा और इंतजार कर रहा था कि बफी जल्दी से वापस आकर उसे खबर दे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि ग्रीन के भागने के बाद दूसरे और तीसरे बुजुर्गों ने उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया है। कैसर समझ गया कि उनकी निगाहों का क्या मतलब है। दूसरे और तीसरे बुजुर्ग उसके गलती करने का इंतजार कर रहे थे। यदि बफी इस बार बुडा कबीले को नष्ट करने में सक्षम नहीं होता तो उसके अच्छे पुराने दिन खत्म हो जाते। इन विचारों के साथ कैसर चिड़चिड़ा होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने जोर से पुकारा, लानी, इधर आओ। लानी, जो बाहर थी, एक पल के लिए ठिठक गई, लेकिन फिर भी तुरंत कैसर के पास गई और झुक गई। महान बुजुर्ग, आपके क्या आदेश हैं? कैसर ने लानी की सुंदर आकृति को देखा जो उसके जादुई वस्त्रों के भीतर छिपी हुई थी। वह हसरत भरी आंखों से बोला, यहाँ आओ। लानी 2 दिनों से कैसर का पीछा नहीं कर रही थी, इसलिए वह कैसर का मतलब समझ गई थी। कैसर की अभिव्यक्ति को देखकर वह जानती थी कि वह क्या करना चाहता है। वह डरी नहीं, बल्कि जवाब में आकर्षक मुस्कान दी। बाहरी लोगों की नजर में इस दिन परसेल कबीला बिल्कुल सामान्य लग रहा था। हालांकि कबीले के भीतर के लोग वास्तव में समझ गए थे कि यह तूफान से पहले की शांति थी। हर कोई बफी का इंतजार कर रहा था। यदि बफी सफल होता तो परसेल कबीले के अंदर कोई बड़ी घटना नहीं होती। यदि बफी विफल हो गया तो ये परसेल कबीले की ओर एक बड़ा तूफान होगा। वहां के लोगों को डर था कि रैंकों में आवश्यक फेरबदल होगा। परसेल कबीले में हर कोई इस खबर का इंतजार कर रहा था, जबकि कासा शहर की अन्य प्रमुख ताकतों ने भी किसी भी बदलाव के बारे में पूछताछ करने के लिए परसेल कबीले के सदस्यों को संदेश भेजे। वे सभी बफी की खबर का इंतजार कर रहे थे। अन्य सम्मानित और बड़े कुलों की शक्ति को कम मत आंकिए। उन्होंने परसेल कबीले में जासूस रखे थे, इसलिए जैसे ही परसेल कबीले में कोई महत्वपूर्ण मामला होता, उन्हें इसके बारे में पता चल जाता और बात पूरे महाद्वीप में फैल जाती। इससे उच्चाधिकारी भी नहीं बचेंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि भले ही आप ऊंचे पद पर हों, आपकी कोई गोपनीयता नहीं होगी। बेशक ये शब्द केवल अन्य उच्च रैंकिंग वाले लोगों से संबंधित थे और आम लोगों के लिए इन मामलों के बारे में जानना असंभव होगा जिनमें वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। लौरा ऐसी ही ताकतों में से एक थी। लौरा अब अपने अध्ययन कक्ष में बैठी तमतमा रही थी। नियर हमेशा की तरह उसके पीछे खड़ा था, जबकि क्वीन जॉन उसके सामने बैठा था, वह भी भौहें चढ़ाए हुए था। उन तीनों ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद लौरा ने जोर से पुकारा, मैसेंजर। एक नौकर जो कमरे के बाहर खड़ा था तुरंत आया, लौरा को प्रणाम किया और पूछा, आपका क्या आदेश है, युवा महिला? लौरा ने कहा, क्या परसेल कबीले के बारे में कोई नई रिपोर्ट है? नौकर ने झुककर कहा, अभी तक कोई खबर नहीं मिली है क्योंकि बफी अभी तक वापस नहीं आया है। लौरा ने सिर हिलाया और नौकर पीछे हटते हुए झुक गया। लौरा ने अपना सिर घुमाते हुए क्वीन जॉन से पूछा, दादा क्वीन जॉन, आपको क्या लगता है कि परसेल कबीले के सदस्य क्या सोच रहे हैं? इस बार वे ऐसी बात क्यों लेकर आए? इससे हमारी योजनाओं पर असर पड़ेगा। क्वीन जॉन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, उन महान रईसों के गौरव के साथ साथ इन अभिजात वर्ग के असाधारण कार्यों के अलावा और क्या है? परसेल कबीले और बुडा कबीले के बीच का मामला पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध है। इस बार मैंने सुना कि बुडा कबीले का प्रधान सेवक पहले से ही शीर्ष रैंक 8 पर है। यदि किसी दिन वह टूट जाता है तो परसेल कबीले के संबंध में ये बहुत परेशानी भरा होगा। इसलिए वे गए और विरोधी पक्ष को मारने का बहाना ढूंढने लगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उनके विरोधियों के पास एक प्राचीन जादुई उपकरण होगा। इससे उन्हें भागने का मौका मिल गया। अगर बफी इस बार सफल होते हैं तो और भी अच्छा। हालांकि यदि वह असफल हुआ तो परसेल कबीले को इसके साथ रहना होगा। ऐसे में हमारी योजनाएं प्रभावित होंगी। लौरा उत्तेजित होकर उठ खड़ी हुई। ये लोग वास्तव में हैं। बुडा कबीले को पहले ही दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा था और अब उन्होंने चोट पर नमक छिड़क दिया है। उन्होंने सगाई तोड़ दी और ऐसा इसलिए किया ताकि वे उन्हें बुझा सकें, जिससे इतनी परेशानी हुई। अगर इस मामले की वजह से परसेल कबीले में गृह युद्ध शुरू हो गया तो अनाज उत्पादन के मुद्दे के साथ साथ बड़ी कंपनियां निश्चित रूप से लामबंद हो जाएंगी। मुझे डर है कि खाद्य कीमतें लंबे समय तक स्थिर नहीं रहेंगी। उद्धरण चिन्ह। क्वीन जॉन फूट फूट कर मुस्कुराए। फिलहाल हम केवल इंतजार कर सकते हैं। अगर बफी का ऑपरेशन सफल रहा तो सब कुछ ठीक है। अगर यह सफल नहीं हुआ तो हमें कोई रास्ता सोचना होगा। अरे हाँ, युवा महिला, मुझे लगता है कि हमें समय से पहले जाकर मिस्टर झाओ हाई का स्वागत करना चाहिए। लौरा ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमें पहले परसेल कबीले से सटीक समाचार की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वैसे भी चाहे कुछ भी हो, यह मुद्दा श्री झाओ हाई को प्रभावित नहीं करेगा। क्वीन जॉन ने आह भरते हुए कहा, मुझे बुडा कबीले के लिए खेद है। इस बार मुझे डर है कि वे इस कठिन परिस्थिति से बच नहीं पाएंगे। आखिरकार बफी रैंक 9 विशेषज्ञ है। लौरा ने आह भरते हुए कहा, मुझे कहना होगा कि बुडा कबीले के साथ वास्तव में काफी अन्याय हुआ है। वे जानते थे कि वे केवल एक छोटे कुलीन व्यक्ति थे और फिर राजा ने उनके साथ ऐसा किया। अफसोस की बात है कि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यह वास्तव में खुद को सभी रईसों का दुश्मन बनने के लिए प्रेरित करेगा। क्वीन जॉन ने जवाब दिया, ऐसा नहीं था कि बुडा कबीले को समझ नहीं आया, बात बस इतनी है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वे मर जाएंगे। हालांकि यह हक्सू साम्राज्य का पुराना राजा था जिसने पुराने कुलीन वर्ग की ताकत को कम आंका था। लौरा ने कहा, बुडा कबीले के युवा मास्टर की किस्मत सचमुच खराब है। मैंने सुना है कि युवा मास्टर को एडम कहा जाता था। यद्यपि वह बांका था परंतु दुष्ट नहीं था। दुर्भाग्यवश वास्तव में उसे शून्यता का जल पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उनके पास 8वीं रैंक के 2 विशेषज्ञ हैं, लेकिन मुझे डर है कि वे अपने जीवन की गारंटी भी नहीं दे सकते। उस समय उन्हें ब्लैक वेस्ट में भेज दिया गया था जबकि उन्हें अभी भी होश नहीं आया था। मुझे सचमुच डर है कि वे इस आपदा से सुरक्षित बच नहीं पाएंगे। क्वीन जॉन ने सिर हिलाया और कहा, रैंक 9 विशेषज्ञ की ताकत इतनी सरल नहीं है। मैंने सुना है कि ग्रीन केवल एक ही वार से घायल हो गया था। पीक रैंक 8 को घायल करना वास्तव में रैंक 8 और 9 के बीच अंतर को दर्शाता है। उद्धरण चिन्ह। लौरा ने उत्तर दिया, हाँ, बफी ने जो कहा उससे ग्रीन बुरी तरह घायल हो गया। अगर चोट ठीक भी हो गई तो भी उसकी रैंक निश्चित रूप से गिर जाएगी। भले ही परसेल कबीले ने ग्रीन को सफलतापूर्वक नहीं मारा था, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इससे बुडा कबीले को एक हाथ का नुकसान हुआ। क्वीन जॉन ने आह भरी, ये ताकत है। यदि बुडा कबीले में रैंक 9 विशेषज्ञ होता तो वे आधिकारिक तौर पर एक शक्तिशाली कुलीन कबीला बन सकते थे और कोई भी उनके साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। महाद्वीप पर बड़े कुलीन कुलों को आमतौर पर 2 मुख्य पहलुओं पर क्रमबद्ध किया गया था। एक तो ये कि उनके पास विरासत का एक लंबा इतिहास होना चाहिए। इससे पता चलेगा कि वे एक महान कुलीन बनने के योग्य थे। दूसरा उनकी ताकत को देखना था।
जब तक उनके पास ताकत थी, भले ही उनका कोई लंबा इतिहास न हो, फिर भी वे एक महान कुलीन बन सकते थे। ताकत उनकी संपत्ति से नहीं मापी जाती थी, बल्कि इस बात से मापी जाती थी कि उनके कबीले में 9वीं रैंक का कोई विशेषज्ञ था या नहीं। ये कहा जा सकता है कि रैंक 9 विशेषज्ञ न केवल उनकी ताकत का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि उनके प्रभाव का भी प्रतिनिधित्व करता है। यदि इसकी तुलना पृथ्वी से की जाए तो वे परमाणु हथियार होंगे। वे निवारक शक्ति थे और उनका उपयोग बहुत ही कम समय में किया जाता था। लॉरा ने क्वीन जॉन की ओर देखते हुए कहा, दादाजी क्वीन जॉन, माँ की डेल कबीले में कितने रैंक 9 विशेषज्ञ हैं? हमने श्री झाओ हाई के साथ गठबंधन किया था, लेकिन वह केवल 8वीं रैंक के विशेषज्ञ हैं। क्या वह सचमुच हमारी मदद कर पाएगा? उद्धरण चिन्ह। जब क्वीन जॉन ने जवाब दिया तो वह मुस्कुरा रहे थे, बेशक। हालांकि माँ के डेल कबीला बहुत शक्तिशाली लगता है, वास्तव में कबीले में केवल 2 रैंक 9 विशेषज्ञ हैं। उन्हें सालों भर बंद दरवाजे की खेती में रहना चाहिए, इस प्रकार उन्हें इतनी आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। कबीले में 8वीं रैंक के विशेषज्ञ प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन श्री झाओ हाई स्वयं 8वीं रैंक के काले जादूगर हैं, जिनके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहेगा। उनके 2 दुर्जय अनुयायियों के साथ हमारे साथ 8वीं रैंक के 3 विशेषज्ञ भी होंगे। यदि आप इस बुरे आदमी को जोड़ दें तो कबीला आसानी से हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। उद्धरण चिन्ह। क्वीन जॉन ने जो कहा उसे सुनने के बाद लॉरा ने सिर हिलाया। वह समझ गई कि उनकी ताकत कमजोर नहीं है। महाद्वीप के भीतर एक छोटे कबीले को बनाए रखने के लिए 4 रैंक 8 विशेषज्ञ पर्याप्त होंगे। इस विचार के साथ लॉरा खुश हुए बिना नहीं रह सकी। फिर उसने कहा, दादाजी क्वीन जॉन, हाल ही में हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा रहा है। मैं इस तूफान के गुजरने तक इंतजार करूंगा और फिर मांस प्रसंस्करण संयंत्र मामले के संबंध में तुरंत श्रीमान से संपर्क करूंगा। मैं देख रहा हूं कि ऐसा लग रहा है जैसे श्रीमान को पैसों की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। क्वीन जॉन ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, हमें ये काम करना चाहिए। श्रीमान वास्तव में हमारे लिए भी मददगार रहे हैं। इस बार यदि श्रीमान के शब्द न होते तो हमारे लिए यहाँ पर सेलडची में जीवित रहना कठिन होता। लॉरा ने भी सिर हिलाया। ऐसा लग सकता है कि खाद्य संकट का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉरा के लिए अपेक्षाकृत रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण था। यदि इस दौरान वे झाओ हाई से भोजन प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते तो उनके पास बेचने के लिए कोई वस्तु नहीं होती जिससे भोजन की कीमतों में वृद्धि होती। आम लोग शायद ही कभी मांस खाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी, जिससे हिगनबाना की दुकानें और प्रभावित होंगी। वे कीमत न बढ़ाने की पैरवी नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे वे व्यापारी कुछ हद तक नाराज थे। यदि वे वास्तव में उन व्यवसायियों को सफल होने देते हैं तो वे लॉरा को दबाना शुरू कर देंगे। भले ही वे लॉरा को सीधे तौर पर नहीं संभालते, वे व्यापार के माध्यम से उन्हें दबा सकते थे। इससे लॉरा को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि उसे परसेलडची के भीतर रहना चाहिए या नहीं। लॉरा झाओ हाई की ताकत को जोड़ना और उधार लेना चाहती थी क्योंकि वह झाओ हाई की आभारी थी, लेकिन उसे यह भी डर था कि झाओ हाई का शिविर उससे अधिक मजबूत हो सकता है। इसके अलावा झाओ हाई के पास एक बड़ा क्षेत्र था जो उसका समर्थन करता था, इसलिए लॉरा को सावधान रहने की जरूरत थी। क्वीन जॉन ने लॉरा की ओर देखा। अगर मुझे सही से याद है, श्री झाओ हाई ने कहा था कि उन्हें कुछ जादुई पौधे के बीज चाहिए थे। फिर हमें उन्हें तैयार करना शुरू करना चाहिए। वैसे हमें मिस्टर झाओ हाई को कुछ सामान्य जादुई जानवर भी देने चाहिए। हालांकि श्रीमान को अभी पैसे की जरूरत है, अगर हम ये चीजें भेजेंगे तो मुझे यकीन है कि श्रीमान उन्हें स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, लॉरा ने सिर हिलाते हुए कहा, हम अब तैयारी शुरू करेंगे। अगर हमारे पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता तो हम पहले ही शुरुआत कर चुके होते। फिर लॉरा ने किसी को बुलाया और उन मामलों को समझाया जिन्हें संभालने की जरूरत थी। परसेलडची में लॉरा का प्रभाव छोटा नहीं था। अब चूंकि वह परसेल कबीले के सहयोग में थी तो ये कहा जा सकता है कि परसेलडची के अंदर उसकी स्थिति बहुत ऊंची थी। यह उस बिंदु तक पहुंच गया था जहां परसेल कबीला भी उसे मुंह चिढ़ाता था। तारांकन। अब कासा शहर में शांति थी, लेकिन इसके नीचे काली लहरें उठ रही थीं और हर कोई बफी की खबर का इंतजार कर रहा था। बड़े बड़े कबीले भी गुप्त रूप से तैयार हो रहे थे। यदि बफी ने अच्छी खबर दी तो वे हार मान लेंगे। यदि बफी ने कोई बुरी खबर दी तो वे विनम्र नहीं होंगे। जब तक परसेल कबीले ने अपने रैंक 9 विशेषज्ञों को नहीं भेजा, तब तक ये बड़ी कंपनियां परसेल कबीले से नहीं डरती थीं। इसके अलावा आखिरकार उनके पीछे अन्य बड़े कुलों का समर्थन भी था। यदि परसेल कबीले ने वास्तव में उनसे निपटने के लिए अपने रैंक 9 विशेषज्ञों का उपयोग करने का साहस किया तो उनका समर्थन करने वाले बड़े कबीले निश्चित रूप से अपने स्वयं के रैंक 9 विशेषज्ञों को भेजेंगे। उस समय तक परसेल कबीले को और अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। कैसर ने परसेल कबीले पर बहुत लंबे समय तक शासन किया। चूंकि परसेलडची उनका अधिकार क्षेत्र था, वह जो चाहे कर सकता था। वह अपने विचारों में घमंडी और अहंकारी होने लगा। उन्हें लगा कि जब तक वे अपने रैंक 9 विशेषज्ञों को स्थानांतरित कर सकते हैं, तब तक वे उन बड़ी कंपनियों को डरा सकते हैं। वह ये भूल गया था कि उन बड़ी कंपनियों के पास अपने स्वयं के रैंक 9 विशेषज्ञ भी थे। यदि उन्हें वास्तव में रैंक 9 विशेषज्ञ द्वारा निपटाया जाना होता तो वे कंपनियां विनम्र नहीं होती। दिन शांति से बीत गया। अगले दिन भी वैसा ही हुआ। चूंकि बफी वापस नहीं आया था, इसलिए सभी लोग चुपचाप इंतजार करते रहे। फिर बफी आखिरकार तीसरे दिन दोपहर को वापस आ गया। झाओ हाई अंतरिक्ष के अंदर परसेल कबीले की स्थिति पर ध्यान दे रहे थे, खासकर जब उन्होंने बफी को देखा। बफी परसेल कबीले के प्रांगण में उतरा, उस क्षेत्र के पास जहां ग्रीन पहले गायब हो गया था जब वह अंतरिक्ष में वापस गया था। इससे झाओ हाई को उसे देखने की अनुमति मिल गई। बफी के आगमन ने सभी को चिंतित कर दिया। कोई यह कह सकता है कि पूरे कासा शहर के बड़े प्रभावों ने एक ही बार में अपनी नसें कड़ी कर लीं। कैसर को खबर मिलने के बाद वह यथाशीघ्र यार्ड में पहुंच गया। उसने देखा कि बफी आंगन में चुपचाप खड़ा है और हिल नहीं रहा है। कैसर बफी से मिलने के लिए आंगन में दाखिल हुआ। उसने झट से प्रणाम किया और प्रणाम किया। इसने प्रतिष्ठापित देवता को देखा है। ये बूढ़ा आदमी सिर्फ सर से पूछना चाहता है कि क्या उन्हें बुड्ढा कबीले के लोग मिले हैं। कैसर बफी के स्वभाव को जानता था। उसके प्रति विनम्र होने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन सीधे उससे पूछने से कि आप क्या जानना चाहते हैं, बफी को स्वाभाविक रूप से आपको उत्तर बताने की अनुमति मिल जाएगी। बफी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे वह नहीं मिला। मैंने पूरे ब्लैक वेस्ट की खोज की, लेकिन बुड्ढा कबीले की एक छाया भी नहीं थी, यहाँ तक कि फोर्ट आयरन माउंटेन पर भी नहीं। मैं आपको इस मामले के बारे में बताने के लिए वापस आया हूँ। आपको तैयार रहना होगा क्योंकि मैं कैरियन दलदल का पता लगाने जा रहा हूँ। अगर कोई बात है तो मुझे ढूंढने आने की जहमत मत उठाना। इतना कहकर उसका शव क्षेत्र से गायब हो गया। बफी चला गया था और कैसर के चेहरे का वर्णन करना अब मुश्किल था। उसे उम्मीद नहीं थी कि बफी बुड्ढा कबीले को ढूंढने में सक्षम नहीं होगा। उनके संबंध में ये बहुत बुरी खबर थी।
लगभग उसी समय अन्य बड़े कुलों को भी यह समाचार मिला। उनके संबंध में ये खबर अच्छी थी, लेकिन उन्होंने खाद्य पदार्थों की कीमतें तुरंत नहीं बढ़ाई थी, बल्कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को दूसरे और तीसरे बुजुर्गों के पास भेजा। परसेल कबीले में दूसरे और तीसरे बुजुर्ग पहले बुजुर्ग के साथ सत्ता संघर्ष में थे। हालांकि बड़े कुलों को इस बारे में पता था, लेकिन यह मामला उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। अधिकांश बड़े कुलों में इस प्रकार की स्थिति थी। उन्होंने इस उम्मीद में दूसरे या तीसरे बुजुर्ग से संपर्क किया कि इस बार वे दूसरे या तीसरे बुजुर्ग को अपना समर्थन दे सकते हैं। इसके साथ ही वे खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ाने का प्रस्ताव भी रख सकते हैं। हालांकि ये विचार विरोधाभासी था। यदि उन्होंने कीमतें बढ़ाई तो यह अपने आप में परसेल कबीले को बुरी स्थिति में डाल देगा। तो उन्हें दूसरे और तीसरे बुजुर्गों का समर्थन कैसे मिल सकता है? लौरा ने भी यह खबर सुनी, लेकिन उसे केवल दुख हुआ। वह जानती थी कि परसेल कबीला एक तूफान लाएगा और वह भी इस उथल-पुथल से प्रभावित होगी। बड़े कुलों ने अपना उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए हर वह साधन अपनाया जिसका उपयोग किया जा सकता था। इस बार पहले बुजुर्ग ने एक बहुत बड़ा हादसा कर दिया था। इससे उनकी प्रतिष्ठा पर जो आघात हुआ वह छोटा नहीं था। हालांकि फर्स्ट एल्डर की नींव को हिलाना इतना आसान नहीं होगा। आखिरकार प्रथम बुजुर्ग ने इतने वर्षों तक परसेल कबीले पर शासन किया था। स्वाभाविक रूप से इस मामले से निपटने के लिए उनके पास अपने तरीके होंगे। हालांकि ये निर्विवाद था कि यह फर्स्ट एल्डर का सबसे कमजोर क्षण था। यदि पहला बुजुर्ग इस व्यक्तिगत मामले को सुलझाने में सक्षम नहीं था, तो उसे वास्तव में परेशानी में माना जा सकता था। इस बार जो समस्या होगी वो है खाद्यान्न संकट। उच्च पद पर बैठे लोगों के लिए फर्स्ट एल्डर के दुश्मन परसेल कबीले के कुछ हितों का त्याग कर सकते हैं। वे खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ाने में उन व्यापारियों के साथ सहयोग कर सकते थे। कीमतें बढ़ने के बाद स्वाभाविक रूप से पहला बुजुर्ग इसे हल करने में सक्षम नहीं होगा। फिर वे इस अवसर का लाभ उठाकर प्रथम बुजुर्ग को पद से हटा देंगे। उनकी नज़र में कीमतों में बढ़ोतरी का असर सिर्फ आम लोगों की जिंदगी और मौत पर पड़ेगा। उनके लिए इन आम लोगों का जीवन सत्ता की तुलना में उतना महत्वपूर्ण नहीं था। लौरा बेचैनी से अध्ययन के चारों ओर आगे पीछे चलने लगी। उसके लिए बफी वास्तव में बुरी खबर लेकर आया था। वह बुडा कबीले के प्रति सहानुभूति रखती थी, लेकिन अब जब बफी ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, तो इसका मतलब होगा कि परसेल कबीले में आंतरिक अव्यवस्था होगी। उनके लिए यह निश्चित तौर पर बुरी खबर थी। यदि यह अभी नहीं हुआ होता तो यह अन्य समय की तरह ही होता जहां केवल परसेल कबीला अराजक हो जाता। हालांकि अभी यह अन्य मनुष्यों के जीवन से संबंधित था। इसका मतलब यह था कि यह न केवल परसेल कबीले के सदस्यों को प्रभावित करेगा, बल्कि परसेल डची के लाखों आम लोगों को भी प्रभावित करेगा। अध्ययन कक्ष में बैठते ही क्वीन जॉन की भौहें चढ़ गईं। वह सचमुच नहीं जानता था कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। वे इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करना चाहते थे, लेकिन अगर वे इसे ठीक करने में विफल रहे तो वे और गहरे भंवर में गिर जाएंगे। समस्या ये थी कि यदि वे इसमें शामिल नहीं होते तो परिणाम चाहे कुछ भी हो, बुरी स्थिति में सबसे पहले वे ही आते। इसलिए वे केवल इसमें शामिल हो सकते थे। हालांकि भागीदारी और भागीदारी अलग अलग थी। इसमें शामिल होना तब तक अत्यंत आवश्यक था जब तक अवसर और उपयोग किया गया तरीका सही था। वे न केवल अपना संरक्षण कर सकते थे, बल्कि अधिकतम लाभ भी प्राप्त कर सकते थे। अचानक एक नौकर बाहर से दौड़ा और लौरा को प्रणाम किया। यंग लेडी, हमें अभी एक संदेश मिला है। सीना कबीले और कई अन्य कबीलों ने अपनी चाल चल दी है। हालांकि उन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई। उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को केवल दूसरे और तीसरे बुजुर्गों के पास भेजा। लौरा ने अपनी भौं सिकोड़ ली और अपना हाथ लहराया। नीचे जाओ और किसी भी नई परिस्थिति को देखो, फिर मुझे तुरंत बताओ। नौकर ने झुकते हुए आज्ञा का पालन किया और पीछे हट गया। लौरा ने क्वीन जॉन की ओर देखा और कहा, दादा क्वीन जॉन, आपको क्या लगता है कि सीना कबीला क्या करना चाहता है? क्या वे उच्च पद पाने के लिए दूसरे या तीसरे बुजुर्गों की मदद करना चाहते हैं? मुझे डर है कि यही मामला है, क्वीन जॉन ने सिर हिलाते हुए कहा। यदि दूसरे या तीसरे बुजुर्ग वास्तव में उनके साथ गठबंधन बनाते हैं तो वे खाद्य मूल्य कार्रवाई को भी छोड़ देंगे। जब तक वे किसी बड़े को उच्च पद प्राप्त करने में मदद कर सकते थे, तब तक वे बदले में सहायता प्राप्त कर सकते थे। जब वह समय आएगा तो वे निश्चित रूप से पूरे परसेल डची में बाजार पर हावी हो जाएंगे। इस बार उनका हिसाब किताब बहुत बढ़िया है। लौरा ने भौहें चढ़ाकर कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम तब तक इंतजार करते रहेंगे जब तक हम वंचित स्थिति में न आ जाएं? क्वीन जॉन की आंखें चमक उठीं। इंतजार? बेशक हम इंतजार नहीं कर सकते। यदि हम अधिक निष्क्रिय हो जाते हैं तो अंततः हम उनके द्वारा किनारे कर दिए जाएंगे। इस खाद्य संकट के संबंध में परसेल कबीले की मदद करने के मामले पर विचार करने के बारे में भी मत सोचिए, और वे हमारे प्रति आभारी होंगे। वह बेकार है। उनके लिए जब तक पर्याप्त लाभ है वे कुछ भी त्याग करेंगे। अब हमें जो करना है वह परसेल कबीले में किसी के पास एक प्रतिनिधि भेजना है और उसे अपना समर्थन देना है। भले ही वह जीत न सके, कम से कम उसे परसेल कबीले में बोलने का कुछ अधिकार होगा। इसी तरह हम अपने व्यवसाय को सुरक्षित रख सकते हैं। लौरा एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गई और पूछा, फिर यह कौन है? मेरा डर यह है कि सीना कबीले ने पहले ही दूसरे और तीसरे बुजुर्गों के साथ संपर्क बना लिया है। अगर हम अभी भी जाते हैं तो हमें बहुत देर हो चुकी है। क्वीन जॉन थोड़ा मुस्कुराया। यह मत भूलो कि परसेल कबीले के भीतर एक व्यक्ति है जिसके पास अधिकार भी था। हालांकि उन्होंने बुडा कबीले की मदद की और उन्हें अपने अधिकार को दबाने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या यह अच्छा मौका नहीं है? लौरा एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गई। उसने तुरंत सोचा कि क्वीन जॉन किसकी बात कर रहा था। ये क्लैन लॉर्ड परसेल डची के ग्रैंड ड्यूक इवान का नाम था। पहले इवान की शक्ति बड़ों से ज्यादा खराब नहीं थी। चूंकि वे युवा थे, इसलिए उन्हें राजनीतिक संघर्षों का अधिक अनुभव नहीं था। इस तथ्य के अलावा कि उसने बुडा कबीले की मदद की थी, उसका अधिकार बड़े बुजुर्गों द्वारा दबा दिया गया। साथ ही वह नीचे लेटा हुआ था, प्रतीत हो रहा था कि वह किसी की परवाह नहीं कर रहा था। इसने उसे एक लकड़ी सजावटी आकृति में बदल दिया। यही कारण था कि लौरा ने वास्तव में उसके बारे में कभी नहीं सोचा। क्वीन जॉन ने हंसते हुए लौरा की ओर देखा। हाल ही में इवान पूरी तरह से शांत हो गया है और लोग उसकी उपस्थिति को पहले ही भूल चुके हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ उसकी बुद्धिमानीपूर्ण योजना नहीं है? क्या सचमुच उसके हाथ में कुछ नहीं है? असत्य। हालांकि उसके अधिकार को दबा दिया गया है, फिर भी वह महज एक व्यक्ति नहीं है। उसके पास अभी भी कुछ शक्ति है, लेकिन उसकी हालिया सहनशीलता ने इसे छिपा रखा है, इसलिए लोग भूल गए हैं कि उसका अस्तित्व था। लौरा ने इसके बारे में सोचा और कहा, ऐसा ही प्रतीत होता है। बुडा कबीले के मुद्दे के बाद से इवान बहुत कम प्रोफाइल वाला रहा है। इतना कम प्रोफाइल वाला कि लोग उसके बारे में भूल ही गए हैं। अगर सचमुच उसके हाथों में कुछ शक्ति है और हम उसकी मदद करते हैं तो शायद वह इस अवसर का लाभ उठा सकता है।
क्विन जॉन हंसते रहे। मेरा यही मतलब है, अभी हमें चीजों को 2 समूहों में विभाजित करने की जरूरत है। सबसे पहले इवान से मिलें। युवा महिला, आपको इस बार आगे आकर उससे मिलने वाला नहीं होना चाहिए। यह मामला बहुचर्चित है और लक्ष्य भी बड़ा है, तो मैं उस मामले को संभाल लूंगा। आपको तुरंत मिस्टर झाओ हाई के पास जाना चाहिए और उन्हें यहाँ की स्थिति के बारे में बताना चाहिए। इस बारे में उनसे साफ साफ बात करें ताकि मिस्टर भी तैयार हो सकें। उद्धरण चिन्ह। लॉरा ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुरंत जाऊंगी जब तक दादाजी क्विन जॉन इवान से मिल सकें। इतना कहकर वह नियर के साथ बाहर चली गई। तारांकन। कासा शहर में बड़े कुलों का ध्यान परसेल कबीले पर केंद्रित था जब लोगों को अचानक पता चला कि लॉरा एक गाड़ी में बैठी थी जो शहर से बाहर सीधे स्टोनी माउंटेन की दिशा में जा रही थी। लॉरा के शहर से बाहर जाने से उन बड़े कुलों को आराम मिला। सच कहूं तो अब उनके मन में लॉरा के साथ दुश्मनी की गांठ बंध गई थी, लेकिन वास्तव में उन्होंने लॉरा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। लॉरा सिर्फ माँ के डेल कबीले का सदस्य नहीं था, बल्कि उसे अथाह ताकत वाले एक काले जादूगर का भी समर्थन प्राप्त था। इन बड़े कुलों को यह भी पता था कि परसेल कबीले ने झाओ हाई के साथ सहयोग किया था। इस स्तर पर छिपकर और गुपचुप तरीके से ऐसा करना संभव नहीं था। ठीक इसी वजह से उन लोगों को झाओ हाई की भयावहता का एहसास हुआ। लंबे समय तक गारन महाद्वीप पर एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली रैंक 8 प्रकाश जादूगर था और काले जादूगरों के लिए एक कठिन प्रतिद्वंद्वी के रूप में जाना जाता था। पहले उन्होंने अनगिनत विशेषज्ञों के साथ एक सेना का नेतृत्व किया। अप्रत्याशित रूप से उन्हें चुपचाप खत्म कर दिया गया, जिससे पता चला कि झाओ हाई की ताकत कितनी भयानक थी। ये सभी लोग झाओ हाई और लॉरा के बीच के रिश्ते के बारे में जानते थे। झाओ हाई ने लॉरा की जान बचाई थी और वस्तुओं का उत्पादन भी किया था, जिसे उसने लॉरा को बेचने की अनुमति दी थी। इससे उनके बीच गठबंधन बनना तय हो गया था। इस मामले में लॉरा को अपमानित करना झाओ हाई को अपमानित करने के बराबर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झाओ हाई एक काला जादूगर था, एक ऐसी इकाई जिसके साथ वे खिलवाड़ नहीं करना चाहते थे। इन लोगों ने सोचा कि लॉरा कासा शहर की वर्तमान स्थिति के बारे में बताने के लिए झाओ हाई जा रही थी। वे तब तक चिंतित नहीं थे जब तक कि यह कदम उनकी योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करता। लॉरा का शहर छोड़ना केवल झाओ हाई को कासा शहर की वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए नहीं था। यह इन बड़े कुलों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी था, जिससे क्वीन जॉन के लिए इवान से संपर्क करना आसान हो गया। इस बार लॉरा ने अपनी पिछली यात्राओं की तुलना में तेजी से यात्रा की, क्योंकि स्टोनी माउंटेन तक पहुंचने में उसे आधे दिन से भी कम समय लगा। झाओ हाई को भी संदेश मिला कि लॉरा पहाड़ की तलहटी में आ गया है। ग्रीन ने तुरंत पहाड़ पर लॉरा का स्वागत किया। झाओ हाई ने लिविंग रूम में लॉरा का स्वागत करने के बाद उसे बैठने दिया और सीधे पूछा, मिस लॉरा, क्या आप इस बार परसेल कबीले की घटना के बारे में बात करने के लिए यहाँ हैं? मैंने सुना है कि परसेल कबीला अब थोड़ी परेशानी में है। लॉरा को झाओ हाई की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता के बारे में पता था, क्योंकि उसने पहले भी इसका अनुभव किया था, इसलिए इस बार उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह बस मुस्कुराई और बोली, मुझे डर है कि इस बार परेशानी छोटी नहीं है, बल्कि वे बड़ी मुसीबत में हैं। इससे झाओ हाई घूरने लगा। उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं आया कि परसेल कबीले की स्थिति क्या थी। यहाँ तक कि मेरिन और ग्रीन को भी इसके बारे में पता नहीं था। झाओ हैरान हो गया और उसने पूछा, क्या ये सिर्फ सगाई टूटने के बारे में नहीं है? वे इसकी वजह से लोगों को मारना चाहते थे, तो आप किस मुसीबत की बात कर रहे हैं? लॉरा मुस्कुराई। आपने ऐसा ही कहा, श्रीमान। मिस्टर शायद नहीं जानते कि इस बार परसेल कबीले में कुछ नागरिक संघर्ष हो सकता है। झाओ हाई ने भौहें चढ़ाई और कहा, सचमुच? आप जो कह रहे हैं उसमें आपको सावधान रहना चाहिए। लॉरा ने सिर हिलाया। परसेल कबीले में कबीले के भगवान के पास कथित तौर पर सर्वोच्च अधिकार होता है। फिर बुजुर्गों की सभा, जिसमें पहला बुजुर्ग अस्तित्व में है जो कबीले के भगवान की देखरेख करता है। इसके अलावा बड़ों के पास ऐसे मामलों में कबीले के स्वामी पर महाभियोग चलाने की क्षमता होती है, जहां उसने कबीले को काफी ठेस पहुंचाई हो। हालांकि अभी परसेल कबीले में ग्रैंड ड्यूक कबीले लॉर्ड इवान के पास अधिक अधिकार और शक्ति नहीं है। इवान बहुत ही कम उम्र में कबीले का स्वामी बन गया। चूंकि उनके कबीले के पहले बुजुर्ग कैसर इतने वर्षों से कबीले के मामलों का प्रबंधन कर रहे थे, यह उनका प्रभाव इतना मजबूत होने का मुख्य कारण बन गया। इवान को अनुभवहीन होते देख कैसर ने उसके अधिकार को दबाने के अवसरों का लाभ उठाया। बाद में उसने बुडा कबीले के साथ इवान की दोस्ती के बारे में सुना था। जब बुडा कबीले की आपदा हुई तो इवान ने गुप्त रूप से बुडा कबीले की मदद करने की कोशिश की। इस बात के कारण उनका अधिकार और भी दब गया। अब परसेल कबीले में सत्ता 3 बड़े बुजुर्गों के हाथों में केंद्रित है। इसका एक बड़ा हिस्सा कैसर के हाथों में है, जबकि अन्य 2 बुजुर्गों के बीच एक दूसरे के बीच केवल थोड़ा अंतर था। झाओ हाई का चेहरा जादुई लबादे के नीचे छिपा हुआ था, जबकि ग्रीन के कवच ने उसके चेहरे को बंद कर दिया था। निसंदेह इसका मतलब यह था कि लॉरा उनके चेहरे नहीं देख सकती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उनके आश्चर्य के भाव का पता नहीं चला, खासकर हरे रंग के लिए। एडम के पिता के साथ इवान की पिछली दोस्ती के कारण ग्रीन इवान से और भी अधिक नफरत करता था। उसने सोचा कि जब वे मुसीबत में पड़ गए थे तो परसेल कबीले ने उनकी चोटों पर नमक छिड़क दिया था और उसने सोचा कि इवान ही था जो तार खींच रहा था। अब वह जानता था कि इवान ने गुप्त रूप से उनकी मदद की, यहाँ तक कि उसे इसकी इतनी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। लॉरा ने देखा कि दोनों व्यक्तियों ने कुछ नहीं कहा, इसलिए उसने आगे कहा, इस बार बुडा कबीले का प्रमुख नौकर परसेल कबीले के साथ उनकी शादी की सगाई को तोड़ने के लिए अचानक कासा शहर में प्रकट हुआ। कैसर ने देखा कि बुडा कबीले का प्रमुख सर्वेंट ग्रीन पहले से ही पीक रैंक 8 का विशेषज्ञ था। एक बार जब ग्रीन 9वीं रैंक में पहुंच गया तो प्रतिशोध के डर से उन्होंने अपने संरक्षक देवता बफी से उसे मारने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि ग्रीन के पास कोई प्राचीन जादुई उपकरण होगा जिसने अप्रत्याशित रूप से उसे भागने की अनुमति दी होगी। बफी फिर बुडा कबीले का पीछा करने के लिए ब्लैक वेस्ट गया, लेकिन वह उन्हें नहीं मिला। ये कैसर की पूर्ण विफलता बन गई। उन्होंने ही रैंक 9 गार्जियन देवता को प्रसन्न करने और उनकी सहायता के लिए अनुरोध करने की योजना शुरू की थी, जो एक बड़ा कदम था। इस बार कैसर ने इस योजना की पुरजोर वकालत की और अंततः ये सफल नहीं हो सकी, जो कैसर के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब कासा शहर में बड़े कुलों ने संपर्क शुरू करने और बुजुर्गों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करने का अवसर लिया है। ऐसा लगता है कि परसेल कबीले के लिए नागरिक संघर्ष अपरिहार्य होगा। झाओ हाई ने चुपचाप लॉरा की बात सुनी। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इस मामले का इतना गंभीर परिणाम होगा। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि यदि अभी परसेल कबीले के भीतर कोई नागरिक संघर्ष हुआ तो इसका प्रभाव पूरे परसेल डची पर पड़ेगा। जबकि झाओ हाई परसेल कबीले से नफरत करता था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह परसेल डची के अंदर रहने वाले सभी लोगों से नफरत करता था। यदि वह वास्तव में पूरे परसेल डची से नफरत करता तो उसने इस खाद्य संकट के दौरान परसेल कबीले का खाना नहीं बेचा होता।
हालांकि यदि परसेल कबीले में वास्तव में नागरिक संघर्ष हुआ होता तो उन्होंने पहले जो कुछ भी किया था वह सब व्यर्थ हो गया होता। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लॉरा पर इसका प्रभाव था। झाओ हाई अभी लॉरा के साथ कोई दुर्घटना नहीं होने देगा। अंतरिक्ष से अपने उत्पाद बेचने के लिए लॉरा ही एकमात्र माध्यम था। अगर लॉरा को कुछ हो जाता तो वह अपने लिए बेचने के लिए दूसरों को ढूंढ नहीं पाता और उन पर भरोसा नहीं कर पाता। झाओ हाई के संबंध में यह एक बड़ा झटका होगा। अभी ब्लैक वेस्ट के विकास के लिए अभी भी बहुत सारे धन की आवश्यकता है। लॉरा की ओर देखते हुए झाओ हाई ने पूछा, बफी के बारे में क्या? लॉरा ने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि विंसेंट बफी कैरियन स्वयं का पता लगाने जा रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि यह एक अशुभ निर्णय है। कैरियन दलदल में जाना अच्छा नहीं है। झाओ हाई एक पल के लिए ठिठक गया और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि बफी अप्रत्याशित रूप से अभी भी कैरियन दलदल में जाना चाहेगा। सौभाग्य से वह दासों को अंतरिक्ष से बाहर नहीं लाया था। अन्यथा जैसे ही बफी कैरियन दलदल की ओर गया उसने संभवतः उन्हें देख लिया होता। मिस लॉरा, इससे आपका क्या मतलब है? झाओ हाई ने लॉरा की ओर देखते हुए पूछा। उसने उत्तर दिया, मैं श्रीमान को कासा शहर की स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए यहाँ आई थी। इसके अलावा श्रीमान को तैयार रहना चाहिए। श्रीमान को किसी भी बड़ी कंपनी पर ध्यान देना चाहिए जो गिर सकती है और हताशा में श्रीमान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा हम वर्तमान में इवान के साथ एक सौदा करने और ग्रैंड ड्यूक के अधिकार को जब्त करने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। पूरे परसेल कबीले में केवल ग्रैंड ड्यूक इवान ही हमारे साथ काम कर सकते हैं। चूंकि ग्रैंड ड्यूक इवान के पास कुछ विवेक है, वह अभी भी उन आम लोगों के जीवन की परवाह करेगा जो वर्तमान में परसेल डची में रह रहे हैं। झाओ हाई ने सिर हिलाया। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। निश्चिंत रहें, यदि आपको किसी सहायता की आवश्यकता होगी तो हम आपकी सहायता के लिए आएंगे। इसके अलावा मेरे पास अभी भी 5 लाख किलोग्राम से अधिक बांस चावल है। यदि तुम चाहो तो उन्हें उठा सकते हो। लॉरा एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गई। उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि झाओ हाई के हाथों में अभी भी इतना बांस चावल हो सकता है। ये बहुत अप्रत्याशित था। स्वाभाविक रूप से झाओ हाई के लिए ऐसे स्टॉक की कमी होना असंभव था। झाओ हाई ने लॉरा का अपना संग्रहित भोजन खत्म होने से पहले ही स्टॉक करना शुरू कर दिया था। सटीक रूप से कहें तो उसने आपातकालीन स्थिति के लिए बांस चावल की जो मात्रा जमा की थी वह केवल 5 लाख किलोग्राम नहीं थी। इसके बजाय ये लगभग 1.5 मिलियन किलोग्राम था। झाओ हाई ने उन सभी को एक ही बार में बाहर नहीं रखा था, बल्कि केवल इतनी मात्रा में ही बाहर निकाला था जो उनकी प्रत्येक यात्रा के लिए पर्याप्त थी। लॉरा बहुत खुश हुई और उसने कहा, ये लॉरा मिस्टर को धन्यवाद देती है। यदि इस बार हम बड़ी कंपनियों के खिलाफ लड़ाई हार जाते हैं तो वे बड़ी कंपनियां अपने स्वयं के खाद्य भंडार जारी करना शुरू कर सकती हैं। तब तक श्रीमान को इतनी बड़ी मात्रा में भोजन तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। झाओ हाई कुछ हद तक अचंभित हो गया, लेकिन वह समझ गया कि क्या होगा। यदि इन बड़ी कंपनियों ने वास्तव में दूसरे या तीसरे बुजुर्ग को तुरंत सत्ता हासिल करने में मदद की तो वे अपने द्वारा जारी किए जाने वाले भोजन की कीमत कम कर सकते हैं। तब परसेल डची का बाजार थोड़े समय के लिए स्थिर हो जाएगा। पद सुरक्षित करने के लिए वे उस व्यक्ति की मदद करेंगे जिसका उन्होंने समर्थन किया था, जिससे शुरू में उन्हें कुछ पैसे का नुकसान होगा। हालांकि यह मामला था, यदि जिस व्यक्ति की उन्होंने मदद की थी वह स्थिति पर कब्जा कर सकता था तो वे परसेल डची के भीतर बाजार पर कब्जा कर सकते थे। जब वह समय आएगा, यदि वे पैसा कमाना चाहेंगे तो ये बहुत आसान होगा। ठीक है मिस लॉरा, झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं इसे फिर से कहूंगा, यदि कभी आपको कोई परेशानी आए तो आप यहाँ स्टोनी माउंटेन आ सकते हैं। मैं रैंक 9 से भी आपकी रक्षा कर सकता हूँ। यदि ऐसा पहले होता तो लॉरा को प्राचीन जादुई उपकरणों के उपयोग के बारे में संदेह होता, लेकिन अब उसे इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। मत भूलिए, ग्रीन ने कुछ ऐसा ही प्रयोग किया था। हालांकि उसने इसे नहीं देखा था। ग्रीन वास्तव में एक रैंक 9 विशेषज्ञ से बच गया था और उसने अपनी जान बचाई थी। ये तथ्य था। इसी तरह लॉरा को अब एक प्राचीन जादुई उपकरण का मूल्य समझ में आया। लॉरा ने झाओ हाई को प्रणाम किया और कहा, लॉरा धन्यवाद मिस्टर। झाओ हाई हंसे। मिस लॉरा, जब आप इस बार गईं तो आप उन लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी, है ना? अगर ऐसा है तो जल्दबाजी न करें और वापस लौट आएं। रात के खाने के लिए रुकें। मैंने अग्नि मछली के व्यंजन तैयार किए हैं जो मिस लॉरा को पसंद हैं। लॉरा ने मुस्कुराते हुए बात मानी और थोड़ी देर रुकने के लिए तैयार हो गई। अभी खाने का समय नहीं हुआ था, इसलिए झाओ हाई ने लॉरा के रहने और आराम करने के लिए एक कमरे की व्यवस्था की। लॉरा के पार्लर रूम से निकलने के बाद झाओ हाई ने ग्रीन की ओर देखा। दादाजी ग्रीन, आप इस मामले में क्या सोचते हैं? ग्रीन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें एक दूसरे से लड़ने दें। वैसे भी हमें वहां कोई फायदा नहीं है। यदि वे बड़ी कंपनियां वास्तव में हमारे विरुद्ध कदम उठाने का साहस करती हैं तो हम विनम्र नहीं होंगे। दूसरी ओर ड्रंक को सूचित करें और उन्हें ध्यान देने के लिए कहें। यदि वे बफी को देखते हैं तो उन्हें तुरंत लौट जाना चाहिए। तो क्या हुआ अगर बफी कैरियन दलदल में जा रहा है? अब इतने वर्षों से रैंक 9 के बहुत से लोग कैरियन दलदल में प्रवेश कर चुके हैं। अंत में केवल कुछ ही जीवित वापस आए हैं। यदि बफी जीवित लौट आए तो हम सबसे पहले निरीक्षण कर सकते हैं। अगर वह घायल हो गया है तो हमें उसे हमेशा के लिए यहीं रखना होगा। इस तरह हम परसेल कबीले का समर्थन करने वाले बड़े हथियारों में से एक को तोड़ सकते हैं। झाओ हाई थोड़ा मुस्कुराया। मैंने नहीं सोचा था कि चीजें वास्तव में ऐसी हो जाएंगी। और याद रखें, लॉरा ने कहा था कि इवान ने गुप्त रूप से हमारी मदद की थी। क्या आपको लगता है कि यह मामला सच है या झूठ? ग्रीन ने गहरी आवाज में कहा, संभव है कि यह मामला सच हो। मुझे लगा कि परसेल कबीले के काम करने के तरीके थोड़े अलग थे और ऐसा नहीं लगता कि इवान ने ऐसा किया है। मैंने इवान को पहले भी देखा था और वह कृतघ्न व्यक्ति नहीं लगा। मुझे हमेशा लगता था कि ये बहुत अजीब है। कबीले का स्वामी बनने के बाद इवान इतना क्यों बदल गया? इसके अलावा हमारे कबीले को ब्लैक वेस्ट को सौंपा गया था और वास्तव में महान अभिजात वर्ग द्वारा नष्ट नहीं किया गया था। मुझे हमेशा लगता था कि इस मामले में किसी ने हमारी मदद की है। यदि मेरा अनुमान सही है तो मुझे डर है कि यह केवल इवान ही हो सकता है। झाओ हाई ने सिर हिलाया और पूछा, तो फिर क्या हमें इवान की मदद करनी चाहिए? ग्रीन मुस्कुराया। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसमें हमें हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि जोखिम से बचा जा सके। यदि फिर भी हम अपना कदम बढ़ाते हैं तो यह संभवतः परसेल कबीले और बड़ी कंपनियों के सहयोग से जवाबी हमले की शुरुआत करेगा। आपको याद होगा, अभी हमारी स्थिति एक काले जादूगर की है। उस तरह का व्यक्ति महाद्वीप पर लोकप्रिय नहीं है। झाओ हाई ने इसके बारे में सोचा और फिर उत्तर दिया, किसी भी तरह अभी हम केवल दर्शक बन सकते हैं।
हम अपनी पहचान उजागर नहीं होने दे सकते, इसलिए इस मामले में हम हिस्सा नहीं लेंगे। किसी भी मामले में लॉरा निश्चित रूप से इवान की मदद करेगी। अगर लॉरा विफल हो जाती है तो इसे हम भी विफल माना जा सकता है, इसलिए मुझे डर है कि हम ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। ग्रीन मुस्कुराया। ये सच है कि अभी हम अपनी पहचान उजागर नहीं होने दे सकते। एक बार उजागर होने के बाद हमारे पास पूरे महाद्वीप में जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। सौभाग्य से हमारी वर्तमान स्थिति के साथ लोग हमारे खिलाफ बिना सोचे समझे कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जब तक हम कोई परेशानी शुरू नहीं करते, हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। झाओ हाई ने सिर हिलाया। हालांकि यदि आवश्यक हो तो हमें लॉरा को भी कुछ मदद देनी चाहिए। यदि लॉरा विफल हो जाती है तो हमारे पास अपने उत्पादों को भेजने के लिए जगह नहीं होगी। अंतरिक्ष बहुत सारी चीजें पैदा करता है, अगर हम उन्हें बेचने में सक्षम नहीं हैं तो यह अच्छा नहीं होगा। ये ठीक है, ग्रीन ने उत्तर दिया। अगर लॉरा को सचमुच खतरा होता है तो हम निश्चित रूप से मदद करेंगे। आखिरकार उनके साथ हमारा रिश्ता दोनों तरफ से झूलता है, इसलिए अगर हम मदद करेंगे तो कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। उद्धरण चिन्ह। झाओ हाई ने सिर हिलाया। दादाजी ग्रीन, कृपया जाएं और लॉरा का स्वागत करें। मैं जाऊंगा और दादी मेरिन से दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए कहूंगा। मैं रास्ते में नशे में बफी के बारे में खबरों के बारे में भी बताऊंगा। ग्रीन ने सिर हिलाया और घूम गया। झाओ हाई उस अंतरिक्ष में गए जहां मेरिन वर्तमान में दासों को पढ़ा रहे थे। दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए वह उसे अंतरिक्ष से बाहर ले गया। बाद में उन्होंने नशे में बफी के बारे में खबर बताई और उन्हें सावधान रहने की चेतावनी दी। हालांकि अंतरिक्ष में प्रवेश करते समय दास दुखी थे, लेकिन अब वे कहीं बेहतर दिख रहे थे। यह नीली आंखों वाले खरगोशों को सौंपने के झाओ हाई के निर्णय के कारण था। इस बार अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद झाओ हाई ने उन्हें बहुत सारे मांस और सब्जियों के साथ भोजन दिया। जब वे अंतरिक्ष से बाहर थे तब की तुलना में इस तरह का व्यवहार कहीं बेहतर था। इससे उनका मूड धीरे धीरे अच्छा होने लगा। इसके अलावा झाओ हाई ने उनसे वादा किया था कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने से पहले वे जो चीजें पीछे छोड़ गए थे उन्हें बाहर जाने के बाद वापस दे दिया जाएगा, इसलिए उन्हें चिंतित नहीं होना चाहिए। उन्होंने मेरिन को उन्हें पढ़ना सिखाना जारी रखा, जिससे दासों को और भी अच्छा महसूस हुआ। ये सुनने के बाद कि झाओ हाई चाहती थी कि वह लॉरा के लिए दोपहर का भोजन तैयार करे, मेरिन को बहुत खुशी हुई। उनके विचार में झाओ हाई ने अभी फैसला किया था कि लॉरा उनकी पत्नी होगी, हालांकि उन्होंने अभी तक ऐसी घोषणा नहीं की थी। कम से कम लॉरा का अक्सर यहाँ आना अच्छा रहेगा। यदि वह प्रतिदिन आए तो और भी अच्छा होगा। झाओ हाई ने मेरिन की अभिव्यक्ति को असहाय रूप से देखा। मेरिन को बाहर ले जाने के बाद झाओ हाई ने अंतरिक्ष छोड़ने की जहमत नहीं उठाई। वह बस अंदर ही रहा और बाहर निकलने से पहले रात के खाने का समय होने तक इंतजार करता रहा। झाओ हाई की प्रतिक्रिया देखकर मेग राहत महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसे वास्तव में डर था कि झाओ हाई भी लॉरा के साथ रहना पसंद करेगा, कि समय आने पर वह उसे नहीं चाहेगा। झाओ हाई ने जाकर गुलामों को नहीं पढ़ाया, इसके बजाय उसने उन्हें आराम करने दिया। फिर वह, मेग और वुडहेड अंतरिक्ष के स्थानिक हॉल में बैठे। उन्होंने वह खबर दोहराई जो लॉरा ने पहले मेग को बताई थी। मेग ने सच में नहीं सोचा था कि मामला इस तरह खत्म हो जाएगा। झाओ हाई की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि वुडहेड ने टोकते हुए कहा, अच्छा है, आगे बढ़ो और उन्हें एक दूसरे से लड़ने दो। वे जितना संघर्ष करेंगे उतना ही हमारे लिए अनुकूल होगा। यदि वे एक दूसरे से लड़ते हैं तो उनके पास हमें परेशानी देने का समय नहीं होगा और हम सुरक्षित रह सकते हैं। हालांकि मेग की चिंता असल में किसी और मामले को लेकर थी। उसने झाओ हाई की ओर देखा और कहा, मास्टर, अगर ग्रैंड ड्यूक इवान ने वास्तव में गुप्त रूप से हमारी मदद की तो क्या परसेल कबीले के साथ आपकी सगाई अभी भी वैध नहीं होगी? झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, यह असंभव होगा। आखिरकार विवाह प्रस्ताव पहले ही वापस खींच लिया गया था, अतः अब यह प्रभावी नहीं रहा। भले ही इवान ने वास्तव में गुप्त रूप से हमारी मदद की हो, हम केवल उसकी मदद करने का अवसर तलाशेंगे या मैं बाद में उनके साथ एक सौदा करने की अनुमति दूंगा। इसके अलावा मैंने सुना है कि इवान की बेटी की परसेल डची में उतनी अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है। हमारा बुरा कबीला ऐसा सामान नहीं ले सकता। हमारी नन्ही मेग इवान की बेटी से 1000 गुना बेहतर है। ये पहली बार था जब झाओ हाई ने मेग को चिढ़ाया, इसलिए वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। तब मेग शर्मिंदगी से चिल्लाते हुए शर्मा गई। मास्टर, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। झाओ हाई ने गुप्त रूप से राहत महसूस करते हुए मुस्कुराया। हालांकि झाओ हाई एक ओटाकू था और उसे कभी प्यार नहीं हुआ था, वह मूर्ख नहीं था। उसे लग रहा था कि मेग ने उसका कुछ हद तक समर्थन किया है। कुछ समय तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद झाओ हाई पर भी मेग की बहुत अच्छी छाप पड़ी। उसने मेग को चिढ़ाने का कारण उसकी प्रतिक्रिया देखना था। अगर वह गुस्सा नहीं हुई तो इसका मतलब था कि मेग उसे पसंद करती थी, जिससे उसे राहत मिली। वुडहेड को भी आश्चर्य हुआ जब झाओ हाई ने मेग को छेड़ा, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने उसे ऐसा करते हुए सुना था। हालांकि उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। मेग का चेहरा लाल था, लेकिन उसका दिल गुप्त रूप से प्रसन्न था। वह लंबे समय से झाओ हाई के साथ थी, फिर भी जिस तरह से उसने उसके साथ व्यवहार किया वह न तो नमकीन था, न ही पीला था। उसने झाओ हाई के प्रति अपनी प्रेमपूर्ण भावनाओं को प्रकट करने की हिम्मत नहीं की और इसे केवल चुपचाप दिखाया। हालांकि झाओ हाई ने आज ये बातें कही, लेकिन ये कुछ खास नहीं था। ये भी कारण नहीं था कि मेग का दिल खुश हुआ, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि झाओ हाई ने उसकी इस तरह से प्रशंसा की थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी प्रिय की प्रशंसा कर रहा हो। भले ही यह मजाक के लहजे में किया गया हो, इससे एक युवा लड़की के दिल की तेज धड़कनें नहीं रुकी, जो पहली बार प्यार में थी। झाओ हाई ने मेग को ज्यादा तंग नहीं किया। वह जानता था कि मेग पतली चमड़ी वाली थी, इसलिए यदि वह कुछ और कहता तो इससे मेग को शर्मिंदा होना पड़ सकता था और वह भाग सकती थी। वह नहीं चाहता था कि उसे चिकनी चुपड़ी बात करने वाले के रूप में जाना जाए, ये सिर्फ उसका चरित्र नहीं था। तीनों के बीच कुछ देर बात करने के बाद झाओ हाई को लगा कि समय समाप्त हो रहा है, इसलिए वह मेग को अंतरिक्ष से बाहर ले जाने के लिए आगे बढ़े। लॉरा पहले भी मेग से मिल चुकी थी, इसलिए अगर वह आज मौजूद नहीं होती तो लॉरा को संदेह हो सकता था। इस प्रकार झाओ हाई मेग को अपने साथ अंतरिक्ष से बाहर ले आए। उन्होंने दासों की देखभाल के लिए वुडहेड छोड़ दिया। बाद में मेग ने अच्छा भोजन बनाया और यह उन्हें भेजा गया। लॉरा और नियर भोजन क्षेत्र में पहुंचे। झाओ हाई पहले ही बैठ चुके थे और उनका इंतजार कर रहे थे। लॉरा ने झाओ हाई को बधाई दी, मैंने मिस्टर को काफी देर तक इंतजार कराया, कृपया हमें माफ करें। हम इतनी देर तक गाड़ी पर यात्रा करते करते थक गए थे और अनजाने में ही सो गए थे। झाओ हाई ने थोड़ा हंसते हुए कहा, ये ठीक है, मैं भी अभी आया था। मिस लॉरा, कृपया बैठ जाइए। अपने आप को घर पर ही रखें और आपको बहुत अधिक विनम्र होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ग्रीन झाओ हाई के बगल में बैठा, मेरिन और मेग ने खाना मेज पर रख दिया।
आज पकवान में मुख्य रूप से ब्रेड के साथ साथ बहुत सारी सब्जियां थीं, हालांकि उनमें से अधिकांश का स्वाद पहले लॉरा द्वारा चखा जा चुका था। लॉरा ने ये सुगंधित व्यंजन खाए जो केवल झाओ हाई के यहाँ ही खाए जा सकते थे। वह आमतौर पर अपने घर पर ये व्यंजन नहीं खा पाती थी। ऐसा सामग्री की कमी के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह उन्हें पका नहीं सकती थी। अचानक लॉरा को नहीं पता था कि क्या वह सिर्फ इसकी कल्पना कर रही थी, लेकिन उसे लगा कि झाओ हाई की नौकरानी की आंखों में दुश्मनी की झलक थी। उसने ये भी महसूस किया कि झाओ हाई के रसोइये की आंखें भी किसी अज्ञात चीज से भरी हुई थीं। इससे उसका शरीर असहज हो गया। इन्हीं भावनाओं के कारण लॉरा ने खाने के तुरंत बाद अलविदा कहा और चली गई। वह झाओ हाई के आसपास के लोगों को नहीं समझती थी। वे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे? क्या माजरा था? लॉरा एक ट्रंक पर बैठी हैरान होकर सोच रही थी। नियर ने लॉरा की ओर देखा और हंसते हुए उसने कहा, यंग लेडी, क्या तुमने मिस्टर की नौकरानी को देखा है? वह आपके प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण है। लॉरा आश्चर्यचकित थी। उसने मुड़कर नियर की ओर देखा। तुमने भी देखा? मुझे लगा कि मैं बस चीजों की कल्पना कर रहा हूँ। क्या मैंने नौकरानी को नाराज किया है या कुछ ऐसा किया है जिससे श्रीमान को ठेस पहुंची है? नियर इस राजकुमारी की ओर देखकर धीरे से मुस्कुराया और कहा, यंग लेडी वास्तव में मूर्ख है। यदि आपने कोई गलती की है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने नौकरानी की श्रीमान की ओर देखने पर ध्यान नहीं दिया। मेरे लिए ये प्यार की झलक जैसा लग रहा था। उसके लिए वह स्पष्ट रूप से आपको अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखती है। और उस महिला रसोइये को याद करें जो आपकी पीठ को देखते हुए आपका आकार माप रही थी। मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि बड़े नितंब वाली महिलाओं की प्रजनन क्षमता अच्छी होती है। मुझे डर है कि महिला रसोइया ये देखने के लिए आपकी ओर देख रही थी कि आपकी प्रजनन क्षमता अच्छी है या नहीं। लॉरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर गुस्से से बोली, बदबूदार लड़की, हर दिन इस पागल चीज के बारे में बात करना बंद करो। चूंकि आप भावनाओं और प्यार के बारे में जानते हैं तो क्या ख्याल होगा कि मैं आपसे शादी करने के लिए कोई ढूंढ लूं? उद्धरण चिन्ह। नियर ने केवल एक और कोमल मुस्कान दी। युवा महिला, नाराज मत होइए। मैंने जो कहा वह सिर्फ तथ्य हैं। यंग लेडी को देखकर ऐसा लगता है कि आप बच्चे को जन्म देने के लिए काफी अच्छी हैं। लॉरा का दिल कुछ अजीब था। वह उलझन में थी, खासकर तब जब उसे पता नहीं चला कि मीरन और मेग उसे क्यों देख रहे थे। वह नहीं जानती थी कि क्या करना है और इसके बजाय उसने सोचा था कि उसने किसी तरह झाओ हाई को नाराज कर दिया है। अब जब नियर ने बात की थी तो उसे एक बार फिर याद आया कि मेरिन और मेग ने उसे कैसे देखा था। ये वास्तव में वैसा ही प्रतीत हुआ जैसा नियर ने कहा था। नियर की आत्मा शुद्ध थी, यही कारण था कि वह जानवरों से संवाद कर सकती थी। इसी तरह वह किसी व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव के प्रति भी बहुत संवेदनशील थी। इसलिए उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि मेरिन और मेग अक्सर लॉरा को देखते थे। लॉरा सोच में पड़ गई क्योंकि उसने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि मेग उसे प्रतिद्वंद्वी समझेगी। जहां तक वह समझ सकती थी, उन्होंने उसकी ओर इसलिए देखा क्योंकि उसने कुछ गलत किया था और झाओ हाई को ठेस पहुंची थी। यदि ये केवल गलतफहमी होती तो ये सौभाग्य की बात होती। हालांकि अगर इसका कारण वास्तव में झाओ हाई था तो मामला बहुत बड़ा था। शायद यह समझा सकता है कि झाओ हाई के सामने रहते हुए भी मेग ने उस पर अच्छा प्रभाव क्यों दिखाया। इन विचारों के साथ लॉरा शर्माए बिना नहीं रह सकी। आमतौर पर उसे चिंतित होना चाहिए अगर झाओ हाई इसका कारण था। इसके बजाय उसने पाया कि वह वास्तव में चिंतित नहीं थी, केवल थोड़ी शर्मिंदा थी क्योंकि वह हल्की सी मुस्कुरा रही थी। लॉरा बहुत शांत स्वभाव की इंसान थी। क्वीन जॉन ने उसे शुरू से ही समझदार होने के बारे में सिखाया था। जब उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो उसे शांत रहना चाहिए। एक व्यवसायी होने के लिए ये सबसे बुनियादी आवश्यकता थी। उसे जल्द ही पता चला कि वह बिल्कुल ठीक महसूस नहीं कर रही है, फिर उसने तुरंत विचार करना शुरू कर दिया कि वह क्या कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि उसे तब तक चक्कर आते रहे जब तक उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह बेहोश होने वाली है, लेकिन उसे अभी भी कोई सुराग नहीं मिला था। आखिरकार उसने इस विषय पर सोचना छोड़ दिया, लेकिन इस बात ने उसकी भावनाओं के साथ साथ उसके दिल में एक बीज बो दिया था। तारांकन। जब वह घर लौटी तो क्वीन जॉन पहले ही वापस आ चुका था और अध्ययन कक्ष में चाय पी रहा था। लॉरा ने अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया, नौकरों को दूर भगाया और फिर क्वीन जॉन से फुसफुसाया, दादा क्वीन जॉन, ये कैसा था? क्वीन जॉन थोड़ा मुस्कुराया, ये किया जाता है। इवान के पास वास्तव में शक्ति है और उसकी शक्ति कमजोर नहीं है। परसेल कबीले का प्रत्येक मध्यमार्गी बुजुर्ग उसका अधीनस्थ है। उसने शुरू से ही गुप्त रूप से उन बुजुर्गों को सहने के लिए कहा था और बस मौके का इंतजार कर रहा था। फिलहाल उनके पास ऐसा करने का मौका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि कौन उसका समर्थन कर रहा है। ये परसेल कबीले के संरक्षक देवताओं में से एक है, यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड सेंट। वह इवान के दादा भी हैं। लॉरा एक पल के लिए रुकी, फिर खुशी से बोली, बहुत बढ़िया। इस तरह के समर्थन से अब चीजों को संभालना आसान हो जाएगा। हालांकि चूंकि यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड सेंट इवान के दादा हैं, जब इवान को महज एक व्यक्ति के रूप में माना गया तो उसने कुछ क्यों नहीं किया? इसके अलावा अगर इवान को ये सब पता है तो कैसर और एल्डर्स असेंबली के लोगों को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? उद्धरण चिन्ह। क्वीन जॉन मुस्कुराए, सार्वभौमिक मूल तलवार संत का अस्तित्व किस प्रकार का है? बेशक वह जानता था, उसने कोई कदम नहीं उठाया। ऐसा इसलिए है ताकि इवान अनुभव प्राप्त कर सके, अन्यथा वह कबीले का स्वामी बनने के योग्य नहीं होगा। इसके अलावा परसेल कबीले में एक परंपरा है कि केवल कबीले के भगवान ही संरक्षक देवताओं को देख सकते हैं। कोई अन्य व्यक्ति ऐसा करने के लिए योग्य नहीं था। शायद यही कारण है कि कैसर को यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड सेंट के बारे में पता नहीं था। इसके अलावा यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड सेंट विंसेंट बफी से दर्जनों साल पहले से ही 9वें स्थान पर था। परसेल कबीले में उसकी पहचान जानने वाला एकमात्र व्यक्ति केवल इवान ही होगा। लॉरा खुशी से उठ खड़ी हुई और घूमने लगी। उसने उत्साहपूर्वक दोहराया, बहुत बढ़िया। इतनी ताकत के साथ उनके साथ जुड़ने का ये मामला वाकई अद्भुत है। दादाजी क्वीन जॉन, ग्रैंड ड्यूक इवान ने तैयारी के लिए क्या किया है? क्वीन जॉन हल्के से हंसे, हमें जो करना चाहिए वह उन्हें अपनी चालें खेलने की अनुमति देना है। ये बड़े कबीले चाहते हैं कि प्रथम बुजुर्ग पद छोड़ दें, इसलिए वे भोजन की कीमत बढ़ा देंगे। इस तरह का मामला प्रथम बुजुर्ग द्वारा हल नहीं किया जा सकता है और यह स्वाभाविक रूप से उसे पद छोड़ना होगा। हालांकि खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ना हमारे लिए एक बड़ी बाधा होगी। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वे जल्द ही हमारी तलाश करेंगे और हमें धमकी भी दे सकते हैं। इसलिए हम इस अवसर का उपयोग श्री झाओ हाई को आमंत्रित करने के लिए करेंगे। हम खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने देंगे जिससे प्रथम बुजुर्ग को पद छोड़ना पड़ेगा। इवान तब भोजन की कीमत को कम करके हमारे सहयोग के साथ खड़े होने के इस अवसर का लाभ उठाएगा। तब यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड संत आगे आएंगे और कबीले के भगवान के रूप में इवान की स्थिति को मजबूत करते हुए कार्य करेंगे।
लेकिन हमें और अधिक भोजन की भी आवश्यकता होगी क्योंकि हम जानते हैं कि एक बार भोजन की कीमतें गिरने के बाद कई लोग भोजन खरीदना शुरू कर देंगे। इसलिए हमें भोजन की आपूर्ति तैयार करके भंडारित करनी चाहिए। भले ही उन्हें खरीदना महंगा हो, फिर भी हमें उन्हें सस्ते में बेचना चाहिए। लौरा हंसी, क्या संयोग है, जब मैं श्री झाओ हाई के पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास 5 लाख किलोग्राम से अधिक अनाज है। जब तक हम इसे लेने के लिए तैयार हैं, हम उन्हें तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, क्या मिस्टर ने पहले से ही इस बारे में सोचा था? क्विन जॉन एक पल के लिए देखता रहा। उसने लौरा की ओर हैरानी से देखा और पूछा, यंग लेडी, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि सामान्य खाद्य आपूर्ति के अलावा आपको 5 लाख किलोग्राम अनाज भी मिल सकता है? लौरा ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे डर है कि ऐसा न हो। श्रीमान ने कहा कि उनके पास वर्तमान में 5 लाख किलोग्राम से अधिक है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि कितना अधिक, लेकिन मेरा अनुमान है कि यह 750,000 किलोग्राम से कम नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। क्विन जॉन ने कहा, वह 5 लाख किलोग्राम अनाज निकाल सकता है और फिर भी प्रतिदिन 1,75,000 किलोग्राम अनाज की आपूर्ति कर सकता है। आखिरकार उसका क्षेत्र कितना बड़ा है? लौरा व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराई क्योंकि वह भी इस मामले को लेकर उत्सुक थी, लेकिन उसने पूछने के बारे में नहीं सोचा था। झाओ हाई के शरीर में बहुत सारे राज छुपे हुए थे जिनके बारे में वह नहीं जानती थी। अब तक उसे झाओ हाई से पहली बार मिले ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए उसने इन बातों का जिक्र या पूछा नहीं। क्विन जॉन की एक पल के लिए सांसें थम गईं। वैसे भी मैं उस आपूर्ति का प्रबंधन करूंगा जो वर्तमान में हमारे पास है। इस बीच जब हम इन बड़ी कंपनियों के हमारी तलाश में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आपको फिर से श्रीमान से मिलना चाहिए। मिस्टर को सब कुछ समझाएं और उनसे इस मामले पर स्पष्ट रूप से बात करें और साथ ही उनसे मदद मांगें। उद्धरण चिन्ह। लौरा ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं करूंगा। मैंने देखा है कि मिस्टर को परसेल कबीले के मामलों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि यह मामला श्रीमान के लिए अप्रासंगिक है, हम मान सकते हैं कि वह मदद करेंगे। क्विन जॉन ने समय पर सिर हिलाया। वह मुड़ा और खिड़की से बाहर देखा। जब तक यह मामला सुलझता है, परसेल डची हमारी दुनिया होगी। जब लौरा ने उत्साह से खिड़की से बाहर देखा तो उसकी आंखें भी चमक उठीं। झाओ हाई इन मामलों के बारे में सोचने के मूड में नहीं थे क्योंकि उनका ध्यान कैरियन दलदल पर केंद्रित था। लौरा ने उसे बताया था कि बफी कैरियन दलदल की ओर जा रहा था और झाओ हाई ने पहले ड्रंक को वहां तलाशने का काम सौंपा था। दुर्भाग्य से वे दलदल में उतने गहरे नहीं थे। जब तक बफी क्षेत्र में प्रवेश करेगा, वे निश्चित रूप से मिल जाएंगे। इस बार जैसा कि ग्रीन ने कहा था, उनका लक्ष्य बफी को चकमा देकर पकड़ना था। महाद्वीप के लोग जानते थे कि कैरियन दलदल का पता लगाना आसान नहीं था और यहां तक कि रैंक 9 विशेषज्ञ को भी खतरों का सामना करना पड़ेगा। भले ही वे बच गए और बाहर आ गए, वे गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। यदि बफी कैरियन दलदल से घायल होकर बाहर आता है तो झाओ हाई निश्चित रूप से उसे परसेल कबीले में वापस नहीं आने देगा। हालांकि झाओ हाई को पहले से ही पता था कि इवान वह नहीं था जो उनके खिलाफ गया था। सच्चाई ये थी कि परसेल कबीले ने उन पर हमला किया था। वे इवान को जाने दे सकते थे, लेकिन उनके और परसेल कबीले के बीच की दुश्मनी को आसानी से नहीं भुलाया जा सकेगा। इसके अलावा बफी ने ग्रीन को घायल कर दिया था और यहां तक कि उन्हें खोजने के लिए ब्लैक वेस्ट तक भी गया था। उसका उद्देश्य अंततः उन्हें मारना था, जिसके कारण वे वापस अंतरिक्ष में चले गए। इतनी बड़ी दुश्मनी झाओ हाई इसे कैसे नहीं चुका सकते थे? झाओ हाई को इस बात की चिंता नहीं थी कि ड्रंक और उसकी टीम का क्या होगा। हालांकि नशे में धुत एक ज़ोंबी था जो इंसान की तरह दिखता था, फिर भी उसे रैंक 9 विशेषज्ञ की दिव्य भावना से आसानी से पाया जा सकता था। फिर भी अगर बफी उन्हें मिल जाए तो वह इतनी आसानी से अपने हाथ नहीं उठा पाएगा। आखिरकार वे कैरियन दलदल में थे, एक असाधारण जगह। यदि वह आगे बढ़ता है तो यह मौत को दावत देने से अलग नहीं होगा। मत भूलिए, शायद कैरियन दलदल में 2 से अधिक रैंक 9 विशेषज्ञों की मृत्यु हो गई थी। चूंकि झाओ हाई को यकीन नहीं था कि बफी कैरियन दलदल में कब पहुंचेगा, उसने दासों को अंतरिक्ष से बाहर नहीं जाने दिया। फिलहाल वे बस इंतजार ही कर सकते हैं। झाओ हाई को कोई चिंता नहीं थी, खासकर अब जब अंदर की जमीन बहुत बढ़ गई थी। यदि उसे 100 से अधिक लोग भी मिले तो भी कोई समस्या नहीं होगी। अब उसे बस इंतजार करना था। सौभाग्य से झाओ हाई एक धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि बफी पहले ही कासा शहर छोड़ चुका है और तुरंत आकर फोर्ट आयरन माउंटेन में एक बार फिर से उनकी तलाश की। वह कुछ समय के लिए फोर्ट आयरन माउंटेन पर रुके थे। सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने के बाद भी उन्हें कोई नहीं मिला। इस प्रकार उन्होंने कैरियन दलदल में प्रवेश करने का निर्णय लिया। जबकि झाओ हाई ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया, कासा सिटी में स्थिति अलग थी क्योंकि यह हाल ही में बहुत जीवंत हो गई थी। दूसरे और तीसरे बुजुर्ग सभी दिशाओं में चले गए। उन्होंने बड़े कुलों के समर्थन के लिए प्रतिस्पर्धा की और स्वाभाविक रूप से वे लौरा की तलाश में भी गए। हालांकि इस बार ये केवल एक ही कबीला नहीं था जो लौरा की तलाश कर रहा था। इसके बजाय सभी कुलों ने मिलकर उसकी तलाश की। वे उसे हार स्वीकार करने के लिए मजबूर करना चाहते थे। इन बड़े कुलों के लिए यह बिल्कुल स्पष्ट था कि यदि वे अपनी योजनाओं को सफल बनाना चाहते हैं तो लौरा को इसका हिस्सा बनना होगा। वह फर्स्ट एल्डर को पद छोड़ने में सबसे बड़ी बाधा थी। यदि वे उसे मना नहीं पाते तो लौरा लगातार भोजन उपलब्ध कराती, जिससे उनकी योजना को क्रियान्वित करना असंभव हो जाता। इसलिए इस बात की परवाह किए बिना कि वे पहले बुजुर्ग से कैसे निपटना चाहते थे, उन्हें सबसे पहले लौरा की बाधा को दूर करना चाहिए। यही कारण है कि ये कबीले उसकी तलाश में एकजुट हो गए। उन्होंने सोचा था कि लौरा को मनाना मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि लौरा इतनी आसानी से मान जाएगी। निस्संदेह यह अपेक्षाकृत आसान था। हालांकि लौरा की अपनी शर्तें थीं और वह थी उनकी सफलता में हिस्सेदारी। लौरा परसेल डची में बिक्री का हिस्सा पाना चाहती थी। अब चाहे शीर्ष पर कोई भी बैठे, वह दबेगी नहीं। इसके अलावा वह परसेल डची में दैनिक आवश्यकताओं की बिक्री में अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ाना चाहेगी। ऐसी स्थितियों की इन बड़ी कंपनियों को पहले से ही उम्मीद थी, लेकिन वे फिर भी हैरान थे। फिर उन्होंने सोचा कि वे वही लोग हैं जो एक ही नदी को पार कर रहे थे, और उन्होंने सोचा कि परसेल कबीले के खिलाफ उनकी मदद करने का लौरा का निर्णय इसलिए था ताकि वह लाभ प्राप्त कर सके। अन्यथा यदि वह परसेल कबीले के साथ रहती तो यह व्यर्थ होता। अब फर्स्ट एल्डर की इस विफलता के साथ आसन परिवर्तन निकट थे। स्वाभाविक रूप से किसी को अपने लिए रास्ता तैयार करने की जरूरत थी। चूंकि उसने पहले कंपनियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा में परसेल कबीले की मदद की थी, इसलिए अब उसने उन पर यही शर्त रखी थी। इन व्यापारियों को यह नहीं पता था कि उनकी हरकतों के बारे में कैसर को पहले से ही पता था। कैसर ने कई वर्षों तक परसेल कबीले के व्यवसाय का प्रबंधन किया था, जो कोई मजाक की बात नहीं थी। परसेल कबीले के भीतर उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। हालांकि इस बार उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। फिर भी उसे हिलाना आसान नहीं होगा, भले ही दूसरे और तीसरे बुजुर्ग अपनी चाल चलें।
इन बड़े कुलों की गतिविधियों की सूचना यथाशीघ्र कैसर को दी गई। कैसर ने रिपोर्टें देखीं और तुरंत जान लिया कि वह बड़ी मुसीबत में है। यदि वह बड़े कुलों को संभाल नहीं सका तो उसका पद सचमुच छीन लिया जाएगा। कैसर तुरंत इन बड़े कुलों की तलाश में गए और उनका समर्थन पाने के लिए कई शर्तों का वादा किया। समस्या ये थी कि इन पिछले वर्षों के दौरान कैसर परसेल डची के अंदर बहुत अधिक प्रभावशाली था। उनका इन बड़ी कंपनियों के साथ ज्यादा संपर्क नहीं था और कभी कभी उन्होंने उन्हें दबाया भी था। इस प्रकार ये बड़ी कंपनियां पहले से ही नाराज थीं। सतह पर उन्होंने उसकी शर्तों का पालन किया, लेकिन अंदर ही अंदर वे खर्राटे ले रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। इससे कैसर कुछ उदास हो गया। वह वास्तव में इन लोगों को तुरंत बुझा देना चाहता था। हालांकि उनके पास केवल 8वीं रैंक के विशेषज्ञ थे और कोई रैंक 9 नहीं था। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में वह कबीले के मामलों को संभालने में बहुत व्यस्त था। इसके परिणामस्वरूप उनकी खुद की खेती में ठहराव आ गया और वह केवल शुरुआती रैंक 8 तक ही पहुंच पाए थे। इन बड़ी कंपनियों के पास अपने स्वयं के रैंक 8 विशेषज्ञ भी थे, इसलिए भले ही वह उन्हें खत्म करना शुरू करना चाहता था, उसे डर था कि अंत में वह असफल हो जाएगा। चूंकि वह कबीले का एक बड़ा बुजुर्ग था, वह उन अन्य प्रतिष्ठित देवताओं को स्थानांतरित होने के लिए कह सकता था। ये प्रतिष्ठापित देवता कम से कम 8वीं श्रेणी के विशेषज्ञ होंगे। कबीले में कुल 30 से अधिक रैंक 8 प्रतिष्ठित विशेषज्ञ थे। 30 से अधिक रैंक 8 विशेषज्ञों की सेना एक अत्यंत शक्तिशाली सेना थी। अंत में वह इस बार ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा झटका लगा था। दूसरे और तीसरे बुजुर्ग उस पर हमला करने के लिए तैयार थे। यदि वह उन स्थापित देवताओं से पूछना चाहता है तो उसे पहले एल्डर्स कोर्ट को बुलाना होगा और उन्हें यह तय करने देना होगा कि वे इसकी अनुमति देंगे या नहीं। हालांकि अगर उसने वास्तव में एल्डर्स कोर्ट बुलाने का फैसला किया तो वह केवल कछुए को खाने के लिए आवश्यक समय ही प्राप्त कर पाएगा। यदि वह एल्डर्स कोर्ट के बुजुर्गों को समझाने में सफल नहीं हो सका तो इससे दूसरे और तीसरे एल्डर के लिए कबीले के नियमों का उपयोग करके उसे बाहर करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ऐसा कहने के बाद भले ही वह उन प्रतिष्ठित देवताओं से पूछ सके, फिर भी वह ऐसा करने का साहस नहीं करेगा। उन बड़ी फर्मों के पीछे बड़े कुलों का समर्थन था। इन बड़े कुलों के परसेल कबीले के साथ खराब रिश्ते नहीं थे। यदि ये बड़े कुल एकजुट होकर परसेल कबीले के विरुद्ध आगे बढ़ें तो वह केवल प्रथम बुजुर्ग के रूप में पद नहीं छोड़ेंगे। इसके बजाय परसेल कबीले के अधिकांश लोगों की जान नहीं बचाई जा सकेगी। उसने ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं की। पहले बुजुर्ग ने दूसरे और तीसरे बुजुर्ग की हरकतों पर ध्यान दिया और वास्तव में इवान को सहज रूप से नजरअंदाज कर दिया था। वास्तव में इवान से कोई आपत्ति नहीं थी। जब से इवान कबीले का स्वामी बना तब से वह पूरी तरह से दबा हुआ था और एक पूर्ण व्यक्ति बन गया था। उनकी राय में इवान मूर्ख था, इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं था। हालांकि वह भूल गया था कि मनुष्य बढ़ते हैं। इवान अभी भी युवा था, लेकिन पहले से ही 8वीं रैंक का योद्धा था। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद बेवकूफ बनना नामुमकिन था। हालांकि अतीत में उन्हें राजनीतिक संघर्षों का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन इस बुजुर्ग द्वारा कुछ समय तक दबाए जाने के बाद वे बड़े हो गए थे। किनारे से दर्दनाक रूप से देखने की अपनी सहनशीलता को जोड़ते हुए वह बहुत कुछ समझ गया। पिछले वर्षों के कबीले लॉर्ड इवान की तुलना में वर्तमान इवान पूरी तरह से अलग था। लेकिन इवान कितना भी अलग क्यों न हो, किसी ने उसे नहीं देखा था। परसेल कबीले के अंदर हर किसी ने इवान को कम आंका था। वे नहीं जानते थे कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान इवान गुप्त रूप से उन मध्यमार्गी बुजुर्गों के संपर्क में था। वर्तमान में उनकी शक्ति दूसरे और तीसरे बुजुर्गों के साथ समान रूप से मेल खाती है। ये मध्यमार्गी बुजुर्ग पहले बुजुर्ग के इतने उग्र होने के आदी नहीं हो सके। वे अन्य दो बड़े बुजुर्गों को भी सत्ता हथियाने में मदद नहीं करना चाहते थे। अतः वे संघर्षों में मध्यमार्गी हो गए। हालांकि एक मध्यमार्गी होना स्वाभाविक रूप से खुद को 3 बड़े बुजुर्गों के विपरीत पक्ष में धकेल देगा, जिसका मतलब था कि उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं मिला और वे आमतौर पर सौदों के अनुचित अंत पर थे। हालांकि इवान ने उन्हें लंबे समय तक देखा था। उसने उनकी स्थिति को समझा और धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उनसे गुप्त रूप से मिलना शुरू कर दिया। कई लोग उस तूफान की तैयारी कर रहे थे जो जल्द ही कासा शहर में आएगा। हालांकि इस बार लौरा शहर से बाहर चली गई थी और स्टोनी माउंटेन की ओर चली गई थी। लौरा की इस बार स्टोनी माउंटेन की यात्रा पर कासा शहर की बड़ी सेनाओं की ओर से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि लौरा एक बार फिर झाओ हाई से खाद्य कीमतों में वृद्धि के बारे में बात करेगी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसे नहीं रोका। पिछली बार वह 3 दिन पहले स्टोनी माउंटेन गई थी। लौरा उस समय झाओ हाई को अपनी योजना बताने के लिए स्टोनी माउंटेन आई थी। झाओ हाई ने वास्तव में लौरा की योजना के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था और वह इसका विरोध भी नहीं कर रहा था। हालांकि इस योजना से कासा शहर के आम लोगों को परेशानी होगी, लेकिन उन्हें इसका अनुभव थोड़े समय के लिए ही होगा। जब तक इवान ने अपनी स्थिति वापस पा ली, तूफान उठ जाएगा, जिससे सब कुछ बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा इसे इवान को उनका बकाया वापस देने के रूप में माना जा सकता है। इवान को अग्रणी स्थान हासिल करने में मदद करना उसे वापस भुगतान करने के समान माना जा सकता है। साथ ही यह उनके लिए ही अच्छा साबित हो सकता है। झाओ हाई को पता था कि इस बार लौरा द्वारा इवान की मदद करना एक उपकार होगा। जब इवान अग्रणी स्थान हासिल कर लेगा तब वह लौरा का समर्थन करेगा। इससे लौरा को अधिक बिक्री करने का मौका मिलेगा, जो उसके लिए अच्छा था। लौरा की बिक्री बढ़ेगी तो उसकी आय भी बढ़ेगी। तब झाओ हाई के पास उपयोग के लिए अधिक सोना उपलब्ध होगा। दरअसल झाओ हाई के पास पैसों की कमी नहीं थी। झाओ हाई इस अवधि के दौरान परसेल डची को बांस चावल बेचने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। उसकी आय लगभग 10,000 स्वर्ण मुद्राएं थी। ये कहा जा सकता है कि वह संपूर्ण परसेल डची का खाद्य आपूर्ति करता था। इसका मतलब यह था कि व्यवसाय पर उसका एक अधिकार था। इससे जाहिर तौर पर उसे काफी मुनाफा होगा। हालांकि अगर ये 10,000 सोने के सिक्के ब्लैक वेस्ट में गिरा दिए गए तो उन्हें डर था कि इससे कोई आवाज नहीं सुनी जाएगी। ब्लैक वेस्ट बहुत बड़ा था और नींव बहुत पतली थी। ऐसी कई चीजें थी जिनमें सुधार की जरूरत थी। झाओ हाई ने पाया कि उसके पास अधिक पैसा है। समस्या ये थी कि जितना अधिक पैसा आप खर्च करना चाहते थे, पैसा कमाने के लिए आपको उतने ही अधिक तरीके अपनाने की जरूरत थी। नया राजवंश कैलेंडर वर्ष 1637, 7वें महीने का 30वां दिन। परसेल डची के आम लोगों के संबंध में ये दिन कोई शांत दिन नहीं था। आम लोगों ने सोचा था कि कुछ समय पहले उत्पन्न हुआ खाद्य संकट पहले ही बीत चुका होगा। वे गलत थे। शायद इसके बजाय खाद्य संकट अभी शुरू ही हुआ था। इस दिन परसेल डची के सभी खाद्य भंडारों ने अचानक अपनी कीमतें बढ़ाना शुरू कर दिया। हिगनबाना और परसेल डची सार्वजनिक स्टोर ही ऐसे थे जिन्होंने तुरंत अपनी कीमतें नहीं बढ़ाई। हालांकि पिछले कुछ दिनों में उनकी दुकानों का सारा स्टॉक भी धीरे धीरे बिक गया, जिसके परिणामस्वरूप खाद्य संकट की स्थिति पैदा हो गई। वे छद्म अभिजात वर्ग या पूर्ण अभिजात वर्ग अधिक भाग्यशाली थे क्योंकि उनके पास भंडारण में अपना स्वयं का भोजन था। दुर्भाग्य से गरीब आम लोगों के लिए यह मामला नहीं था।
चूंकि उनके पास पहले से भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए अब उनके सामने भुखमरी का खतरा मंडरा रहा था। यह विशेष रूप से खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी से वृद्धि के साथ सच था। जैसे जैसे भोजन की कीमत बढ़ी, गरीब आम लोगों के अलावा जिन लोगों ने भोजन जमा कर रखा था, उन्हें भी चिंता होने लगी। उन्हें डर था कि कीमतें और भी बढ़ेंगी। अगर ऐसा होता तो वे भी जल्द ही भूखे मर जाते। हालांकि हिगनबाना और परसेल क्लांस्टोज ने कहा था कि उनके पास जल्द ही भोजन की अधिक खेप होगी, फिर भी कीमतें बढ़ती रहीं और संकट दूर नहीं हुआ था। जिन आम लोगों के पास भोजन खरीदने के लिए पैसे थे, उन्होंने अब उन्हें खरीदना शुरू कर दिया है। वे स्टॉक कर रहे थे और आने वाले अकाल के लिए तैयार थे। ये संकट जो कासा सिटी वर्तमान में अनुभव कर रहा था, वास्तव में उस तूफान का एक बड़ा संस्करण था जो परसेल कबीले के भीतर हो रहा था। अब जबकि परसेल कबीला इतनी गड़बड़ी में था, दूसरे और तीसरे बुजुर्ग पहले बुजुर्ग को छोड़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। पहला बुजुर्ग पद छोड़ना नहीं चाहता था, केवल उसके पास स्थिति को सुझाने का कोई साधन नहीं था। अब दोनों पक्ष गतिरोध में थे। इन दोनों गुटों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस समय के आसपास मध्यमार्गी बुजुर्गों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। वे एक दूसरे के पास पहुंचे और अपना अधिकार बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से एकजुट हुए। साथ ही उनकी हरकतें बहुत गुप्त थीं। वे अन्य दोनों गुटों का पता लगाने से बचते रहे जो इस समय गतिरोध में थे। कैसर ने विशेष रूप से देखा था कि उनकी लड़ाई के परिणाम अंततः सामने आ गए थे। दोनों गुटों ने बड़ी संख्या में लोगों को अपने पक्ष में कर लिया था। परसेल कबीले के सम्मेलन कक्ष के अंदर मौके पर छल और राजनीतिक चालों से भरे दृश्य किए जा रहे थे। अंत में सम्मेलन कक्ष में दोनों गुटों ने यह तय करने के लिए वोट स्थापित करने का निर्णय लिया कि कौन किस पद के वरिष्ठ के रूप में कार्य करेगा। वे ये भी जानते थे कि परिणाम जो भी हो, परसेल कबीले को कुल मिलाकर नुकसान होगा। दोनों पक्ष आश्वस्त थे और मानते थे कि उनके पास जीत की सबसे अच्छी संभावना है। प्रथम बुजुर्ग की सेनाएं सबसे बड़ी थीं। प्रत्येक बुजुर्ग के एक वोट से उन्हें आधे से अधिक वोट मिलने का आश्वासन मिला। बिल्कुल जबरदस्त श्रेष्ठता। हालांकि दूसरे और तीसरे बुजुर्गों ने भी पिछले कुछ दिनों में कई बुजुर्गों को अपने पक्ष में खींच लिया था। उन्हें फर्स्ट एल्डर को हराने का विश्वास था और दोनों गुट एल्डर्स कोर्ट बुलाकर समस्या को हल करने पर सहमत हुए। इवान, कबीले का स्वामी, उनके द्वारा बुला दिया गया था। 8वें महीने की 4 तारीख को बड़ों का दरबार बुलाया गया। एल्डर्स कोर्ट में चुनाव के बाद कैसर ने परसेल कबीले के पहले बुजुर्ग के रूप में अपना पद त्याग दिया। अब न केवल बड़े बुजुर्ग ऐसा करने में सक्षम थे, बल्कि सामान्य बुजुर्ग भी अपना पद जीतने के पात्र थे और कबीले के भीतर पूजा किए जाने वाले व्यक्ति बन गए थे। मूल रूप से चुनाव के पहले दौर के बाद दूसरे बुजुर्ग को पहले बुजुर्ग का पद लेना चाहिए था और वर्तमान खाद्य संकट को अस्थायी रूप से हल करना चाहिए था। हालांकि एक समस्या सामने आई। तीसरे बुजुर्ग ने निर्णय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों गुटों के बीच टकराव हुआ। उन्होंने पहले एल्डर के पद के लिए किसी को चुनने के लिए 8वें महीने के 6ठे दिन फिर से एल्डर्स कोर्ट बुलाने का फैसला किया। हालांकि इस बार अगली सभा के महत्व को जानते हुए उन्होंने यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड सेंट कबीले के संरक्षक देवता और रैंक 9 विशेषज्ञ को अध्यक्षता करने की अनुमति देने का फैसला किया। यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड सेंट परसेल कबीले के लिए एक देवता के स्तर पर अस्तित्व में था। सचमुच यही मामला था। किसी ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए पहले कोई भी उसे पूछ नहीं पाया था। उसका डर बफी से कहीं ज्यादा था। यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड सेंट लगभग 60 वर्षों तक रैंक 9 विशेषज्ञ रहे थे। 50 साल पहले परसेल कबीले को एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा। कबीले के कनिष्ठ जो अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर थे, एक काले जादूगर से मिले थे। कबीले के इन कनिष्ठों ने फिर काले जादूगर को मार डाला। पता चला कि यह काला जादूगर महाद्वीप के कुख्यात दुष्ट और दुष्ट काले जादूगर बोन सेंट एंटो का शिष्य था। एंटो अपने खिताब को सही ठहराते हुए रैंक 9 के विशेषज्ञ थे। अगली बात जो हुई वह सीधी थी। एंटो ने परसेल कबीले के कनिष्ठों का शिकार करना और उन्हें मारना शुरू कर दिया, जिससे ये कनिष्ठ कासा शहर छोड़ने में असमर्थ हो गए। अंततः परसेल कबीले ने उस दौरान कबीले के 2 संरक्षक देवताओं में से एक को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। एक रैंक 9 जल जादूगर ब्लू वेव्स लॉ सेंट एंटो को मारने के लिए आगे आया। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि एंटो ब्लू वेव लॉ सेंट को मौके पर ही मार डालेगा, जिससे पूरा परसेल कबीला जीवन और मृत्यु के कगार पर पहुंच जाएगा। लगभग इसी समय एक विशेषज्ञ जो कुछ साल पहले ही रैंक 9 बन गया था, यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड सेंट चला गया। अकेले और एक ही तलवार के साथ उसने एंटो को मारने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा की। अंत में एंटो का सिर कासा शहर में प्रदर्शित करने के लिए वापस ले जाया गया। इस प्रकार परसेल कबीले ने संकट को सुरक्षित रूप से टाल दिया। इस लड़ाई ने यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड सेंट को प्रसिद्ध बना दिया, जिससे वह उच्च प्रतिष्ठा वाले महाद्वीप के 9वें रैंक के विशेषज्ञों में से एक बन गए। एंटो 30 साल पहले रैंक 9 बन गया था और इस तथ्य को जोड़ते हुए कि वह एक काला जादूगर था, वह एक मजबूत और प्रसिद्ध रैंक 9 जादूगर था। यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड सेंट कुछ साल पहले ही रैंक 9 बन गया था, फिर भी उसने मौके पर ही अपना सिर काट लिया था। इससे पता चला कि उसकी ताकत एंटो की तुलना में बहुत अधिक थी। फिर 20 वर्षों तक यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड सेंट को नहीं देखा गया था। यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड संत के रैंक 9 बनने के 30 साल बाद एक अन्य बड़े कबीले के संरक्षक देवता ने उनके लिए एक चुनौती जारी की। वे जेड बैल्ट नदी पर मिले और लड़ाई जबरदस्त थी। उनकी लड़ाई के कारण 3 दिनों तक जेड बैल्ट नदी में पानी का बहाव नहीं हुआ। उन दोनों द्वारा की गई क्षति के कारण और विशेष रूप से विजेता यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड सेंट के कारण वह स्थान बाद में स्वॉर्ड सेंट लेक के नाम से जाना जाने लगा। तब से महाद्वीप पर रैंक 9 के खिलाफ कोई चुनौती नहीं दी गई थी। इसके बाद यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड सेंट को दोबारा नहीं देखा गया। कोई यह कह सकता है कि यद्यपि परसेल कबीले में कोई भी विंसेंट बफी को अपमानित करने और उसके प्रति अनुचित होने का साहस नहीं कर सकता था, वास्तव में यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड सेंट को बड़ों से अधिक सम्मान प्राप्त था। ठीक उनकी दुर्लभ उपस्थिति के कारण कोई भी यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड सेंट के वास्तविक नाम के बारे में नहीं जानता था। अब यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड सेंट की उपाधि को उनके नाम के रूप में माना जाता था। इस बार एल्डर्स कोर्ट की अध्यक्षता करने वाले यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड सेंट के मुद्दे को किसी भी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। हर कोई स्पष्ट रूप से समझ गया कि यह कठिन समय था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां गए, भले ही आप वापस चले गए, फिर भी सर स्वॉर्ड सेंट द्वारा मारे जाने का डर रहेगा। एल्डर्स कोर्ट को सम्मेलन कक्ष के भीतर पहले एल्डर का चुनाव करने के लिए निर्धारित किया गया था। जब ये बुजुर्ग पहुंचे तो उन्होंने पाया कि इवान के साथ दूसरे और तीसरे बुजुर्ग पहले से ही सम्मेलन कक्ष में थे। उस सीट पर जो मूल रूप से कबीले के भगवान के लिए थी, एक ईमानदार बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। ये बूढ़ा आदमी लंबा था, कबीले लॉर्ड इवान के समान ऊंचाई। उसके बाल सफेद थे, मानो बिना किसी बदलाव के बर्फ से रंगे हों। हालांकि आश्चर्य की बात यह थी कि उनकी दाढ़ी पीली थी।
बूढ़ा आदमी अपनी आंखें बंद करके बैठा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रहा हो। सभी ने ये देखा और अपनी गति धीमी किए बिना नहीं रह सके और सावधानी से अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए। इवान बैठा नहीं था, बल्कि बूढ़े व्यक्ति के पास खड़ा था। कबीले के प्रभु की सीट के नीचे बड़े बुजुर्गों के लिए 3 सीटें थीं, जिनमें केवल 2 लोग बैठते थे, दूसरा और तीसरा बुजुर्ग। हालांकि वे दोनों बेचैन दिख रहे थे। जैसे ही सभी बुजुर्ग आए, इवान ने बूढ़े व्यक्ति के कान में कुछ कहा। बूढ़े व्यक्ति ने फिर हल्का सा सिर हिलाकर उत्तर दिया। इवान खड़ा हुआ और उसने अपने दाहिने हाथ में राजदंड पकड़ लिया, जो कबीले के मुखिया की शक्ति का प्रतीक था। वह मंच के मध्य की ओर गए, चारों ओर देखा और कहा, एल्डर्स कोर्ट की सभा इस बार सरगाजियन देवता द्वारा देखी गई है और अब औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। अब चुनाव आगे बढ़ेगा। इस चुनाव में हम चुनाव के माध्यम से दूसरे बुजुर्ग को पदमुक्त करने का निर्णय लेंगे। इवान के ये कहने के बाद एल्डर्स कोर्ट के बुजुर्ग चिल्लाने से पहले एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गए। वे सार्वभौमिक मूल तलवार संत के अस्तित्व को भूल गए थे। इस समय उनके मन में केवल एक ही बात थी, इवान पागल था। हालांकि इवान के बोलने से पहले एक ठंडी खर्राटे की आवाज जोर से सुनाई दी। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो उनके सिर पर हथौड़े से हमला किया गया हो और उन्हें अचानक तारे दिखाई दिए। तब उन्हें याद आया कि यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड संत अभी भी वहीं बैठे थे। जोर से बोलना मौत मांगने जैसा था। हर कोई शांत हो गया जबकि इवान अपनी अपरिवर्तित अभिव्यक्ति के साथ मंच पर खड़ा हुआ और कहा, मतदान अब शुरू होता है। सम्मेलन कक्ष में लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें जब अचानक किसी ने हाथ उठा दिया। सम्मेलन कक्ष में मौजूद लोग एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने हाथ उठाया था और वह एक मध्यमार्गी बुजुर्ग हुआन था। हुआन के साथ साथ अन्य मध्यमार्गी बुजुर्गों ने भी हाथ उठाए। फिर पहले बुजुर्ग गुट के वफादार सदस्य और साथ ही तीसरे बुजुर्ग गुट के भी। केवल दूसरे बुजुर्ग गुट के कुछ वफादार सदस्यों ने हाथ नहीं उठाया। इवान ने बड़ों के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए सम्मेलन कक्ष में अपनी आंखें घुमाईं। ठंडे स्वर में उन्होंने कहा, 70% से अधिक ने मतदान किया है। दूसरा बुजुर्ग अब कल से अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाएगा। अगला मतदान तय करेगा कि तीसरे बुजुर्ग को उसके कर्तव्यों से मुक्त किया जाना चाहिए या नहीं। जो लोग सहमत हैं, कृपया अपना हाथ उठाएं। सम्मेलन कक्ष के लोग मूर्ख नहीं थे। यहां तक कि एक मूर्ख को भी पता होगा कि इवान क्या कर रहा था। एक झटके में इवान दूसरे और तीसरे बुजुर्गों को उनके कर्तव्यों से मुक्त करने के लिए चला गया था। ये बड़े बुजुर्गों की ताकतों की पूरी जड़ उखाड़ने के बराबर था। जब तक उन्होंने एल्डर्स कोर्ट को नियंत्रित किया, कबीले के स्वामी के रूप में उनकी स्थिति मजबूती से बनी रहेगी। यदि यह सामान्य समय के दौरान होता, तो दूसरे और तीसरे बुजुर्गों के वफादार बुजुर्गों ने उसके साथ परेशानी शुरू कर दी होती। इसके बजाय, चूंकि इस सभा की अध्यक्षता यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड सेंट ने की थी, अगर एल्डर्स कोर्ट ने वास्तव में परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की तो अंत में मृत्यु ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो उनका इंतजार कर रही थी। फर्स्ट एल्डर गुट के मूल सदस्य इस विकास को देखकर खुश थे। किसी भी स्थिति में पहला बुजुर्ग अब गिर गया था, चाहे वह दूसरा या तीसरा बुजुर्ग हो, उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि यदि वे इवान का समर्थन करते हैं, तो वे कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए उस पर भरोसा करने में सक्षम हो सकते हैं। इस बार निस्संदेह सर्वेक्षण के नतीजों में भारी संख्या में वोट मिले। आज से दूसरे और तीसरे बुजुर्ग, जिनकी कबीले में पूजा की जाती थी, ने अपना अधिकार खो दिया, चाहे वह बुजुर्गों के दरबार में हो या पूरे कबीले में। इवान ने चुनाव जारी रखा। इस बार प्रथम बुजुर्ग के पद के लिए इवान ने हुआन को प्रस्ताव दिया और प्रस्ताव पर तुरंत सहमति हो गई। हुआन परसेल कबीले का पहला बुजुर्ग बन गया। इवान ने मध्यमार्गी बुजुर्गों के प्रतिनिधि विंसू को दूसरा बुजुर्ग बनाने का प्रस्ताव रखा। तीसरे बुजुर्ग के लिए चुनाव बहुत नाटकीय था। इवान ने अप्रत्याशित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को प्रपोज किया था जो फर्स्ट एल्डर गुट का सदस्य था। वह कबीले के विदेशी मामलों के बुजुर्ग स्टर्न थे। इस बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन प्रस्ताव पारित हो गया। इस बिंदु पर परसेल कबीले का नागरिक संघर्ष समाप्त हो गया था और तूफान टल गया था। हालांकि किसी ने नहीं सोचा था कि अंत में अप्रत्याशित रूप से विजेता इवान होगा, जो कम महत्वपूर्ण था और जिसे वे नीची दृष्टि से देखते थे। इसके अलावा किसी ने भी इस चुनाव के परिणाम को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि असेंबली को यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड सेंट द्वारा देखा गया था। यदि किसी ने वास्तव में परिणामों को चुनौती देने का साहस किया, तो इसका मतलब है कि उन्होंने यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड सेंट को चुनौती देने का साहस किया। परसेल कबीले में किसी की भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। इसके अलावा बड़े बुजुर्गों के गुट के जो वफादार बुजुर्ग मौजूद थे, उन्होंने पाया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इवान के पास पहले से ही उनके जैसी ताकत होगी। इस वजह से इस बार उनकी हार जायज थी। अंत में जो 3 नए बड़े बुजुर्ग चुने गए वे भी बहुत दिलचस्प थे। 2 मध्यमार्गी थे जो इवान के गुट की रीढ़ थे, जबकि आखिरी व्यक्ति पूर्व फर्स्ट एल्डर गुट स्टर्न से निकला। परसेल कबीले के सभी लोग जानते थे कि हालांकि स्टर्न विदेशी मामलों के प्रमुख थे, लेकिन वह पूर्व प्रथम बुजुर्ग कैसर के करीबी अनुयायी भी थे। आलम यह था कि वह हमेशा हर स्थिति में उसका पीछा करता था। यह हर किसी की उम्मीद से परे था कि अब उन्हें नए तीसरे बुजुर्ग के रूप में चुना जाएगा। हालांकि उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि इवान ने ऐसा क्यों किया। पूर्व फर्स्ट एल्डर के गुट को शीघ्रता से अपने पक्ष में करने के लिए इवान ने स्टर्न को तीसरे एल्डर के रूप में चुना। अब उनके गुट के वफादार सदस्य एल्डर्स कोर्ट में कुल बुजुर्गों की संख्या का 60% हो गए थे। ये संख्या निश्चय ही डरावनी थी, यहाँ तक कि पूर्व प्रथम बुजुर्ग के पास भी इतना अधिकार और शक्ति नहीं थी। इस बार कैसर और अन्य पूर्व बड़े बुजुर्गों ने इवान की शक्तिशाली स्थिति को समझा। बस एक साधारण बुजुर्ग पद, जो एक पूर्व बड़े बुजुर्ग के प्रभाव में था, ने एक राजनीतिक दिग्गज को काट दिया था। परसेल कबीले के एल्डर्स कोर्ट के इस चुनाव के नतीजे ने उन बड़ी कंपनियों को स्तब्ध कर दिया था। उन्होंने नहीं सोचा था कि जिन 2 लोगों का उन्होंने समर्थन किया था वे अंततः टूट जाएंगे और अप्रत्याशित रूप से भूला हुआ इवान अचानक फिर से उभर आएगा। इससे बड़ी कंपनियां अचंभित हो गईं और वे इस बात से स्तब्ध रह गईं कि क्या हुआ था। एल्डर्स कोर्ट में चुनाव समाप्त होने के बाद इवान ने अचानक घोषणा की कि परसेल कबीले ने बड़ी मात्रा में भोजन का परिवहन किया है और कीमतें पहले की तरह ही होंगी। जब ये खबर सामने आई तो खाने की कीमतें गिर गईं। इवान ने झूठ नहीं बोला, क्योंकि उसके खत्म होने के बाद उन्होंने तुरंत एक गाड़ी को कासा शहर में खाद्य सामग्री ले जाते हुए देखा। हालांकि यह केवल बांस का चावल था, आम लोगों को इसे खाने में कोई समस्या नहीं थी। कुछ कुलीन कबीले भी थे जो बांस के चावल खाते थे, इसलिए आम लोग भी ऐसा करते थे। उन बड़ी कंपनियों ने गणना की कि उन गाड़ियों द्वारा परिवहन किए गए बांस चावल की मात्रा कासा शहर में लगभग 5 लाख किलोग्राम लाई गई थी। पूरे परसेल डची में कुल मिलाकर लगभग 1.52 मिलियन किलोग्राम परिवहन किया गया था। अगर वे दाम बढ़ाना भी चाहें तो नहीं बढ़ा पाएंगे। बड़ी कंपनियों में से हर कोई समझ गया कि इस बार उनकी भूमिका लौरा ने निभाई है। ये तो जाहिर सी बात थी।
यदि वे इसे नहीं देख सकते तो उन्हें व्यापारिक व्यवसाय में नहीं होना चाहिए। हालांकि वे यह नहीं कह सकते थे कि वे कड़वे थे। इन फर्मों ने शुरुआत में लॉरा की शर्तों को स्वीकार कर लिया, लेकिन शुरू से ही उनके इरादे बहुत अच्छे नहीं थे। वे उन लोगों का समर्थन करने के लिए तैयार थे जो उच्च पद पर थे, और उन्होंने लॉरा को अपने गुट में शामिल करने के लिए उसके साथ सहयोग किया था। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि लॉरा उन सभी को साफ सुथरा करते हुए उनसे आगे निकल जाएगी। इन बड़ी कंपनियों को यह भी पता था कि अगर वे मौजूदा स्थिति का विरोध करना जारी रखेंगे तो वे परसेल कबीले को नाराज कर सकते हैं, जिससे उन्हें डर था कि इससे उनके दिन और भी कठिन हो जाएंगे। इसलिए जैसे ही गाड़ी शहर में गई, पूरे परसेल डची में भोजन की कीमत कम हो गई। ये संकट अतीत में कीड़ों के संक्रमण से शुरू हुआ था और श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला को जन्म दिया। हालांकि इस दौरान केवल 2 ही बड़े विजेता रहे, एक लॉरा थी और दूसरा इवान था। इसके अलावा कोई नहीं जानता था कि एक और विजेता भी था जो इन विजेताओं के पीछे छिपा हुआ था और वास्तव में वही था जिसने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया था। यह कोई और नहीं बल्कि झाओ हाई था। झाओ हाई ने इस संकट के दौरान कुल 20,000 सोने के सिक्के कमाए। इसके अलावा उन्होंने एक दिन में कई 100 सोने के सिक्के कमाए, जो सीधे उनकी जेब में चले गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस बार का संकट कुछ ऐसा था जिससे उन्हें दूर रखा जा सकता था। जब झाओ हाई को लॉरा द्वारा भेजी गई खबर मिली, जिसमें कहा गया था कि तूफान गुजर चुका है, तो वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ऐसा इसलिए क्योंकि यह संकट शुरू में उन्हीं की वजह से शुरू हुआ था। अब उनकी मदद से उन्होंने इसे रोका। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने इवान की मदद करते हुए पैसा कमाया था, जिसने बुडा कबीले को तब मदद की थी जब वे मुसीबत में थे। झाओ हाई के लिए शक्ति वाला एक सच्चा अच्छा व्यक्ति एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। इवान को अपना अधिकार वापस मिलने के बाद वह बुडा कबीले पर हमला करने के लिए आगे नहीं बढ़ा, जिसने उन्हें उनके एक संकट से भी बाहर निकाल दिया। उन्हें परसेल कबीले के उनके साथ व्यवहार करने के बारे में लगभग चिंता करने की जरूरत नहीं थी। झाओ हाई ने नहीं सोचा था कि परिणाम इतना अच्छा होगा। ये वाकई उनके लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था, और अब कासा सिटी के मामलों को उसे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता नहीं होगी। भले ही वह भोजन उपलब्ध नहीं करा रहा हो, परसेल डची की बड़ी कंपनियां ऐसा करेंगी, जिससे परसेल डची के भीतर भोजन की कीमतें कम हो जाएंगी। इसके साथ ही आधिकारिक तौर पर खाद्य संकट दूर हो गया। ये खबर जरूरी नहीं कि झाओ हाई के लिए अच्छी बात हो। सटीक रूप से कहें तो जब झाओ हाई ने खाद्य वस्तुएं बेची तो उन्हें हर दिन कई 100 सोने के सिक्के प्राप्त हुए। अब यदि बड़ी कंपनियां अपनी बेचेंगी तो उसकी आय निश्चित रूप से कम हो जाएगी। हालांकि झाओ हाई को अभी भी केवल भोजन बेचने के लिए प्रतिदिन लगभग 200 सोने के सिक्के मिलते थे। उन बड़ी कंपनियों ने पहले जो किया था उसके परिणामों के परिणामस्वरूप उनकी स्थिति नकारात्मक हो गई। आम लोगों ने भी अपनी शिकायतें रखीं। जब वे कठिन समय में होते थे तो वे उन लोगों को याद करते थे जिन्होंने उनकी मदद की थी और जिन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाया था। इस वजह से बहुत कम लोग थे जो बड़ी कंपनियों के स्टोर से खरीदारी करते थे। दूसरी ओर हिगनबाना फर्म को बड़ी संख्या में ग्राहक मिले जिन्होंने उनके स्टोर से खरीदारी की। तभी उन महान बिजनेसमैन को यकीन हो गया कि इस बार लॉरा उनसे कहीं ज्यादा चतुर थी। भले ही यह अदृश्य था, हिगनबाना फर्म परसेल डची के अंदर प्रमुख फर्म बन गई थी। इन बड़ी कंपनियों ने समझा कि ऐसी प्रमुख कंपनी का निर्माण आसान नहीं था। जब तक हिगनबाना साइन बोर्ड थे, ये निश्चित रूप से धन के स्रोत का प्रतिनिधित्व करेगा। अब इसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने लोगों को अपनी दुकानों से खरीदारी के लिए आकर्षित करने का एक तरीका खोजने की कोशिश की। इसलिए ऐसा करने के लिए उन्होंने कुछ बेहतर शर्तें बनाई। उदाहरण के लिए कुछ वस्तुओं पर छूट, या यदि कोई एक निश्चित वस्तु खरीदता है तो उसे एक अतिरिक्त उपहार मिलेगा। ये बड़ी कंपनियां लंबे समय से व्यवसाय में थीं। स्वाभाविक रूप से वे इस बात को लेकर स्पष्ट थे कि इससे कैसे निपटना है। उन्होंने इन तरीकों की खोज कर ली थी और उनका फायदा उठाने के लिए तैयार थे। हालांकि ऐसा करने के बाद भी केवल कुछ ही लोग थे जो कुछ भी खरीदने के लिए उनकी दुकानों में गए। आम लोग अभी भी उनसे नाराज थे। सौभाग्य से वे बड़ी कंपनियां थीं जो अभी भी समृद्ध थीं। वे अभी के लिए हार बर्दाश्त कर सकते हैं। कुछ समय दिए जाने पर उन्हें धीरे धीरे ठीक होने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन यदि वे शीघ्र ही अपनी पूर्व प्रतिष्ठा वापस पाना चाहें तो यह असंभव होगा। लॉरा यह अवसर नहीं चुकेगी। एक कहावत थी कि जब मशीनें बाजार पर हावी हो गईं, तब भी जब वे पुनर्जीवित हुईं तो उन्हें सूप का केवल एक हिस्सा ही मिल सका। इस बार विचार करने योग्य सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि इन बड़ी कंपनियों ने परसेल कबीले को नाराज कर दिया था। अगर उन्हें जीतने वाले व्यक्ति का समर्थन मिलता तो बेहतर होता। वे इतनी कठिन परिस्थिति में नहीं रहे होंगे और इससे उन्हें कुछ लाभ भी हुआ होगा। हालांकि उन्होंने इससे पहले इवान के साथ बहुत कम संपर्क रखना चुना था। फायदों के बारे में तो बात ही मत करो, वे पहले से ही इतने भाग्यशाली थे कि इवान ने उन्हें चेहरा दिया था और उन्हें परसेल डची से बाहर नहीं निकाला था। झाओ हाई को इस बात की परवाह नहीं थी कि कासा शहर में क्या हुआ। वह ब्लैक वेस्ट और कैरियन स्वैम्प की स्थिति के बारे में अधिक चिंतित थे। उस समय जब परसेल कबीले के एल्डर्स कोर्ट की सभा चल रही थी, झाओ हाई को ड्रंग से एक संदेश मिला था। समाचार में कहा गया कि उन्हें विंसेंट बफी ने देखा था, लेकिन उनकी ओर से कोई हलचल नहीं हुई। हालांकि बफी इन लाशों के बारे में उत्सुक था, वे कैरियन दलदल के भीतर थे और उसने उनसे निपटने की हिम्मत नहीं की। ये सुनकर कि बफी वास्तव में कैरियन दलदल में था, झाओ हाई को राहत महसूस हुई। उसने दासों को अंतरिक्ष से बाहर और महल में वापस जाने दिया, जिससे उन्हें चावल संसाधित करने के लिए तेल प्रेस के साथ साथ मिलस्टोन के साथ काम करने की अनुमति मिल गई। ये चावल आमतौर पर बांस के चावल के बराबर था और झाओ हाई के हाथों में उनमें से बहुत सारे थे। उनका इरादा उन्हें अपने भोजन के रूप में रखने का था। झाओ हाई ने लॉरा को जो बांस चावल बेचा था वह बांस चावल था जिसे ग्रीन ने मूल रूप से खरीदा था। याद रखें, झाओ हाई के स्पेस ने बेहतर गुणवत्ता वाले बांस चावल का उत्पादन किया। झाओ हाई उन अच्छी चीजों को बेचना बर्दाश्त नहीं कर सका, यही वजह थी कि उसने उनमें से कुछ को अपने उपभोग के लिए रख लिया। झाओ हाई ने आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ ब्लैक वेस्ट में मिट्टी में सुधार करना भी शुरू कर दिया था। यह अब 8वां महीना था और अभी महाद्वीप पर कुछ लगाने में देर हो जाएगी, इसलिए झाओ हाई ने कुछ भी नहीं लगाया। वह अन्य बीज भी लाए थे जो आमतौर पर महाद्वीप पर बोए जाते थे और दासों को उन्हें उगाने का प्रयास करने दिया। आने वाली सर्दियों के लिए उन्होंने जलाऊ लकड़ी का भंडारण करना भी शुरू कर दिया, साथ ही दासों के लिए सूती कपड़े भी तैयार किए। झाओ हाई ने खड़े होकर सोचा कि एक व्यक्ति को अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहिए। वर्तमान में उनके पास 100 लोग थे जो उन पर भरोसा करते थे और उन्होंने पाया कि उनकी जरूरतें व्यापक थीं। उनके लिए तैयारी करना वास्तव में कठिन होगा। सबसे पहले जलाऊ लकड़ी प्राप्त करना था, जो सर्दियों के दौरान होने वाली एक महत्वपूर्ण आपूर्ति थी। इससे कम लोग ठंड से मरेंगे। इसके अलावा वहां अभी भी सूती कपड़े, भोजन और अन्य विभिन्न चीजें थीं जो बहुत कुछ जोड़ती थीं।
सौभाग्य से झाओ हाई ने कासा सिटी के अंदर एक अस्थायी स्थानांतरण बिंदु बनाया था। ये स्थानांतरण बिंदु झाओ हाई द्वारा नहीं रखा गया था, बल्कि इसे ग्रीन द्वारा स्थापित किया गया था। ये कासा शहर के एक सुदूर इलाके में स्थित था जहां उन्होंने एक घर खरीदा था। घर का उपयोग अंतरिक्ष में प्रवेश बिंदु के रूप में किया जाना था, इसलिए ये स्थानांतरण बिंदु बन गया था। झाओ हाई ने इस ट्रांसफर पॉइंट के जरिए कई चीजें खरीदी थीं। हालांकि वह दासों के लिए कांच की खिड़कियां नहीं खरीद सका क्योंकि वे बहुत महंगी थीं। उसने प्रत्येक दास के लिए एक बिस्तर, अलमारी, एक मेज, 4 कुर्सियां, एक ब्रेजियर, एक तांबे की केतली और खाने के लिए कई चीजों के साथ साथ केवल कागज की खिड़कियां खरीदी। इस और उस तरह की चीजें खरीदते समय झाओ हाई ने उन्हें अनजाने में खरीदा था और उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसने वास्तव में लगभग 5000 सोने के सिक्के खर्च कर दिए थे। पैसा खर्च करना वास्तव में पैसा कमाने की तुलना में तेज था। जब 9वां महीना आया तो कासा शहर पहले से ही पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। न केवल खाद्य पदार्थों की कीमतें स्थिर हो गई थीं, बल्कि अन्य दैनिक आवश्यकताओं की कीमतें भी अब पहले की तुलना में थोड़ी सस्ती हो गई थीं। बड़ी कंपनियों के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर उन्होंने कीमतें कम नहीं की तो कोई भी उनकी दुकानों पर खरीदारी करने नहीं जाएगा। उनके द्वारा कीमतें कम करने के परिणामस्वरूप एक श्रृंखला जैसी प्रतिक्रिया हुई जिससे अधिकांश वस्तुओं की कीमतें सस्ती हो गईं। बेशक हिगनबाना स्टोर्स ने भी अपनी कीमतें कम कर दी। ज्यादातर लोगों ने उनसे खाना भी खरीदा। ऐसा केवल इसलिए नहीं था क्योंकि हिगनबाना फर्म ने संकट के दौरान उनकी मदद की थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उनके द्वारा बेची गई खाद्य वस्तुएं वास्तव में उच्च गुणवत्ता वाली थीं। शुरुआत में हिगनबाना फर्म ज्यादातर सामान्य वस्तुएं बेचती थी और जब अन्य दुकानों ने अपनी कीमतें कम कर दी तो लोग उन दुकानों में जाकर खरीदारी करने लगे। नागरिक अब खाद्य वस्तुओं को दुकानों में क्रमबद्ध करने लगे। यदि हिगनबाना स्टोर के भोजन को प्रथम माना जाता था तो अन्य दुकानों को केवल 9वां माना जा सकता है। इसका मुख्य कारण यह था कि हिगनबाना फर्म द्वारा बेची जा रही खाद्य वस्तुएं न केवल उच्च गुणवत्ता वाली थी, बल्कि उनके भीतर जादुई तत्व भी बहुत अधिक मात्रा में थे। एक उदाहरण वह मूली होगी जो उन्होंने बेची, जिसे बहुत से लोगों ने खरीदा। लॉरा द्वारा सूचित करने के बाद झाओ हाई को इस मामले की जानकारी हुई। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। ये निर्णय उनके खाद्य उत्पादों के लिए ट्रेडमार्क बनाने के लिए था। अब से उन्हें ताओयुआन उत्पाद कहा जाएगा। आक महाद्वीप पर ताओयुआन के बारे में कोई नहीं जानता था। हालांकि चीन में ताओयुआन वास्तव में एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में हर कोई जानता था। किसी विदेशी भाषा से बोले जाने पर इसे यूटोपिया कहा जा सकता है। झाओ हाई की सबसे बड़ी इच्छा ब्लैक वेस्ट के बीच में एक नई दुनिया बनाने की थी। एक ऐसी जगह जिसका मतलब था, यही वह चीज थी जिसके लिए हर कोई तरसता था, एक यूटोपिया। इस विचार के कारण झाओ हाई ने ताओयुआन का उपयोग किया था। झाओ हाई ने न केवल इस नाम के बारे में सोचा बल्कि व्यक्तिगत रूप से एक ट्रेडमार्क भी डिजाइन किया। यह ट्रेडमार्क वास्तव में सरल था क्योंकि यह बहते पानी पर एक छोटे पुल का चित्रण था जिसके शीर्ष पर एक परिवार था। हालांकि यह सरल था, इस दुनिया में यह एक बहुत ही ताज़ा विचार था। इस दुनिया में ट्रेडमार्क में केवल एक नाम शामिल होता है और वस्तु पर कोई औपचारिक रूप से मुद्रित मोहर नहीं होती है। यह आमतौर पर केवल मौखिक रूप से फैलाया जाता था। हालांकि झाओ हाई ने इस बार वास्तव में एक ट्रेडमार्क डिजाइन बनाया। यह इस दुनिया के लिए एक बड़ा कदम था। लॉरा मूर्ख नहीं थी और झाओ हाई के ट्रेडमार्क को तुरंत देखने के बाद उसने तुरंत अपना निर्णय ले लिया। बाद में झाओ हाई की सभी वस्तुओं को ताओयुआन वस्तुएं कहा जाएगा। चावल को एक बड़े बक्से में रखा जाएगा जिसमें उन बक्सों के बाहर ट्रेडमार्क की नक्काशी होगी। अन्य वस्तुएं जैसे मूली और तेल के साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कम से कम समय में अपनी अन्य वस्तुओं को ताओयुआन वस्तुओं से अलग कर दिया। बाजार को खोलने के लिए ताओयुआन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का अनुभव नहीं हुआ था। इसके बजाय उन्हें सामान्य कीमत पर बेचा गया। इससे आम लोग वास्तव में खुश थे क्योंकि ताओयुआन द्वारा उत्पादित वस्तुएं वास्तव में उच्चतम गुणवत्ता की थीं। यह उन परिवारों के लिए विशेष रूप से सच था जिनके बच्चे जादू अकादमियों में जाते थे। इससे उन कनिष्ठों को प्रतिदिन बांस चावल और कभी कभी मूली खाने की अनुमति मिल गई। जूली के कारण ही माता पिता को इन वस्तुओं में उच्च जादुई सामग्री के बारे में पता चला। जूली पहली व्यक्ति थी जिसने हिगनबाना स्टोर से मूली खरीदी थी और उसका बेटा रॉस इसे केवल एक बार खाने के बाद जादू में गहराई से सीखने में सक्षम हो गया था। बाद में वह एक आधिकारिक प्रशिक्षु बन गए और अपनी पढ़ाई के लिए ट्रेड यूनियन से सब्सिडी भी प्राप्त की। परिणामस्वरूप उनके परिवार की जीवन यापन की स्थिति बेहतर हो गई। हालांकि रॉस केवल एक जादुई प्रशिक्षु था और ट्रेड यूनियन से सब्सिडी के मामले में बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर सका, फिर भी उसे हर महीने एक सोने का सिक्का मिलता था। आम लोगों के लिए यह बहुत अच्छा था। एक सोने का सिक्का खर्च के लिए बचाया जा सकता था और यह लगभग महीने भर के लिए पर्याप्त था। जूली बहुत मितव्ययी व्यक्ति थी। जब भोजन का संकट हुआ तो वह डरी नहीं क्योंकि उन्होंने खाद्य सामग्री जमा कर ली थी। जूली को परिवार के चावल के जार में उस चावल को बचाने के लिए हर बार खाना पकाने से पहले थोड़ी मात्रा में चावल निकालने की आदत थी। वह लंबे समय से ऐसा कर रही थी और अनजाने में उसने 1 घन मीटर चावल बचा लिया था। यह उनके परिवार के लिए कई महीनों तक खाने के लिए पर्याप्त था। यही वजह थी कि जूली को कोई चिंता नहीं थी। हालांकि बाद में खाद्य पदार्थों की कीमतें नहीं बढ़ीं। फिर जूली ने जार में चावल का उपयोग न करने का फैसला किया और हिगनबाना स्टोर से चावल खरीदना जारी रखा। फिर भी अगले अकाल से निपटने के लिए अगर भविष्य में कभी अकाल पड़े तो जूली ने अधिक मितव्ययी होना शुरू कर दिया। वह रोज रॉस के लिए लंच बॉक्स बनाती थी ताकि उसे कैफेटेरिया में खाना न खाने पड़े। एक दिन रॉस के जादू प्रशिक्षक की नजर उसके द्वारा लाए गए भोजन पर पड़ गई। प्रशिक्षक से रहा नहीं गया और उसने उत्सुकतावश नजर डाली तो उसे लगा कि रॉस ने जो खाना खाया उसमें पर्याप्त मात्रा में जादुई तत्व थे। प्रशिक्षक ने तुरंत रॉस से पूछा कि यह कहां से आया है। रॉस स्वाभाविक रूप से अपने प्रशिक्षक को धोखा नहीं देगा और उसने कहा कि भोजन उसकी मां ने खरीदा था। वह नहीं जानता था कि उसने इसे कहां से खरीदा है। रॉस के जादू प्रशिक्षक ने उसे अपने घर लाने के लिए कहा। फिर उसने जूली से इस विषय में पूछा तो जूली ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। उसने ये भी पूछा कि यह चावल दूसरे चावल से इतना अलग क्यों है। रॉस के प्रशिक्षक ने भी उन्हें धोखा नहीं दिया और उन्हें बताया कि चावल में जादुई तत्व बहुत पर्याप्त था और इसे अक्सर खाने से जादू की खेती करते समय लाभ मिलेगा। इसके बाद से ये मामला धीरे धीरे फैल गया था। हालांकि उस समय के दौरान परसेल डची सख्त खाद्य नियंत्रण के अधीन था। अगर वे खरीदना भी चाहें तो ज्यादा नहीं खरीद सकते थे। लेकिन अब जब खाद्य संकट बीत चुका है, ताओयुआन के बांस चावल ने शहर में उच्च बिक्री की एक नई लहर की शुरुआत की है। आजकल ताओयुआन बांस चावल कासा शहर में बहुत लोकप्रिय था। हालांकि जूली ने बहुत कुछ नहीं खरीदा क्योंकि उसने सुना था कि जादुई उत्पाद कुछ समय के बाद उपभोग न करने पर अपने जादुई तत्वों को खो देंगे। उन्हें डर था कि बहुत अधिक बांस चावल खरीदने से समय बीतने के साथ यह भंडार में जमा हो जाएगा और सामान्य चावल में बदल जाएगा।
बाद में ताओयुआन तेल उत्पादों में भी उच्च जादुई तत्व होने की सूचना मिली। खबर तेजी से फैली और ताओयुआन तेल भी एक गर्म वस्तु बन गया। अब हर आम व्यक्ति ताओयुआन ब्रांड को पहचानता है। झाओ हाई को इस मामले में कुछ भी महसूस नहीं हुआ। यदि वह प्रतिदिन बांस चावल लगाता तो वह उन्हें आसानी से नहीं बेच पाता। आखिरकार पूरे परसेल डची में भोजन की कीमतें पहले ही गिर गई थीं। यह असंभव था कि डची में हर कोई उसका व्यक्तिगत रूप से उत्पादित बांस चावल खाएगा। हालांकि झाओ हाई ने यह नहीं सोचा था कि जादू अकादमी और कासा शहर के अभिजात वर्ग कई लाख किलोग्राम ताओयुआन बांस चावल खरीदेंगे। इसके अलावा ऑर्डर 1 वर्ष के लिए थे, जिससे झाओ हाई की आय बहुत स्थिर हो गई। हालांकि लॉरा किसी और मामले के बारे में सोच रही थी। झाओ हाई ने पहले लॉरा को नीली आंखों वाले खरगोशों के खरीदार की तलाश करने के लिए कहा था। लॉरा वास्तव में झाओ हाई के साथ सहयोग करना चाहती थी, जिसे उन्होंने मंजूरी दे दी। इसके बाद लॉरा ने सस्ती कीमत पर नीली आंखों वाले खरगोश का मांस बेचना शुरू कर दिया। इसके अलावा इसमें मौजूद जादुई तत्व मूली और बांस चावल की तुलना में अधिक थे। इसके अलावा चूंकि आम लोग भी इसे खा सकते थे, इस बार यह वस्तु तेजी से बिकी। कहने की जरूरत नहीं है, लॉरा को अभिजात वर्ग से भारी ऑर्डर मिले। फिर भी उन्होंने नीली आंखों वाले खरगोश के मांस का अधिक ऑर्डर नहीं दिया। उन सभी को जोड़ने पर प्रति माह केवल 3000 नीली आंखों वाले खरगोश होंगे। इसके बदले में उन्हें खुदरा बिक्री पर बहुत अधिक निर्भर होना पड़ा। आजकल परसेल डची के भीतर यदि आपने ताओयुआन ब्रांड के बारे में नहीं सुना है तो इसका मतलब है कि आप एक बाहरी व्यक्ति थे। परसेल डची में हर कोई ताओयुआन ब्रांड के बारे में जानता था। फिलहाल हिगनबाना स्टोर्स के पास इस ब्रांड के 4 प्रकार के उत्पाद थे, जिसने उनके व्यवसाय को गर्म बना दिया। किसी ने नकली ताओयुआन उत्पादों के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि अन्य उत्पादों की तुलना में उन उत्पादों की गुणवत्ता बहुत अलग थी। अंतर पहचानना आसान होगा, यहाँ तक कि इसे एक बार आजमाने से भी पता चल जाएगा कि यह वैध या नकली उत्पाद है। इससे किसी स्टोर की प्रतिष्ठा आसानी से खराब हो सकती है। लॉरा भी ऐसे मामलों के लिए तैयार थी। ऐसा होने से रोकने के लिए उसने तुरंत कदम उठाए, जैसे खरीदारों को उनकी वैधता साबित करने के लिए स्टोर कर्मियों द्वारा ताओयुआन कार्ड प्रस्तुत करने की अनुमति देना। इसके अलावा ये कार्ड केवल हिगनबाना स्टोर्स के लिए विशेष थे, इसलिए अन्य स्टोर से खरीदने का मतलब होगा कि आपने जो खरीदा वह नकली सामान था। ताओयुआन उत्पादों की लोकप्रियता का लाभ उठाकर हिगनबाना व्यवसाय समृद्ध हुआ। लॉरा ने परसेल डची में बहुत सारी स्टोर शाखाएं खोलीं। अब डची के भीतर हर जगह हिगनबाना स्टोर देखा जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप ताओयुआन उत्पादों की मांग बढ़ गई। झाओ हाई इस स्थिति को देखकर खुश थे। ये ध्यान में रखते हुए कि वह अभी भी अंतरिक्ष में उच्च स्तरीय पौधे नहीं लगा सकते, झाओ हाई अभी भी आश्चर्यजनक मात्रा में उत्पाद तैयार कर रहे थे, जो हिगनबाना स्टोर्स की मांगों से निपटने के लिए पर्याप्त थे। स्थिति को देखते हुए उसे बहुत अधिक सोने के सिक्के मिल रहे थे और इससे वह खुश था। उन्होंने प्रसंस्करण के लिए लॉरा को बहुत सारे नीली आंखों वाले खरगोश भी भेजे। इस प्रक्रिया से खरगोश के फर और मांस को अलग कर दिया गया। लॉरा फिर खरगोश का मांस बेचेगी और संसाधित खरगोश फर झाओ हाई को वापस भेज देगी। झाओ हाई ने लॉरा को खरगोश के मांस को बेचने से मिले पैसे का उपयोग खरगोश के फर के प्रसंस्करण के लिए करने के लिए भी कहा था। उन्होंने लॉरा को कुछ खरगोश के फर भी दिए, क्योंकि उनका मानना था कि यदि आप उन्हें कुछ देंगे तो मानवीय रिश्तों में बेहतर भावनाएं होंगी। लॉरा ने अंत में इसे स्वीकार करने का फैसला किया। हालांकि उसने सोचा कि उसके लिए कुछ प्राप्त करना कुछ हद तक अनुचित था, जबकि झाओ हाई को बदले में कुछ भी नहीं मिला। हाल ही में वह हिगनबाना स्टोर्स, विशेषकर नई खुली शाखाओं के प्रबंधन में बहुत व्यस्त थी। इस प्रकार उसके पास विभिन्न जादुई पौधों और जानवरों को इकट्ठा करने के लिए ज्यादा समय नहीं था, जिनकी झाओ हाई को आवश्यकता थी। झाओ हाई को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि वर्तमान में हिगनबाना फर्म ने खाद्य और तेल वस्तुओं की मांग बढ़ा दी थी। वह बहुत सारी मूलियां लगा रहा था और उसके पास अन्य प्रकार की फसलें बोने का समय नहीं था। इसके अतिरिक्त झाओ हाई भी हाल ही में फोर्ट आयरन माउंटेन पर मामलों को प्रबंधित करने में बहुत व्यस्त थे। इस प्रकार उसके पास अधिक खाली समय नहीं था और वह चिंतित नहीं था, बल्कि प्रतीक्षा करते समय उसे काफी राहत मिली। फोर्ट आयरन माउंटेन वर्तमान में बहुत अच्छी स्थिति में था। वहां बहुत सारी जलाऊ लकड़ी, मकई के डंठल, तेल के पेड़ और बांस के चावल थे। जब तक आप उन्हें सुखाते हैं, कोई इन पौधों का उपयोग आग जलाने के लिए कर सकता है, विशेषकर तेल वाले फलों के पेड़ों का। न केवल इसके कई अनुप्रयोग थे, बल्कि इसका उपयोग आग को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए भी किया जा सकता था। तेल के पेड़ का 50 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा पूरे दिन तक चल सकता है। झाओ हाई में बहुत सारे तेल के पेड़ थे, इसलिए ये कुछ ऐसा था जो सर्दियों के लिए उपयोगी होगा। जब तक आप ब्रेजियर में तेल का पेड़ रखेंगे, कमरा पूरी रात गर्म रहेगा। झाओ हाई ने ब्लैक वेस्ट में भी हर दिन भूमि में सुधार किया था। फिर उसने दासों को कुछ सब्जियां उगाने का काम सौंपा। इन सब्जियों को सर्दियों के दौरान भोजन के रूप में उपयोग किया जाएगा। झाओ हाई ये भी देखना चाहते थे कि क्या ये सब्जियां ठीक से विकसित हो पाएंगी। अंत में वह अपनी भूमि सुधार के परिणाम देखना चाहता था। अभी झाओ हाई के पास अंतरिक्ष के अंदर अपर्याप्त भूमि थी। अब उसके पास तेल के पेड़, बांस चावल, मक्का और मूली पूरे अंतरिक्ष में लगाए गए थे, जिससे ऐसा हुआ कि वह किसी अन्य प्रकार की फसल नहीं लगा सका। झाओ हाई ने यह भी देखा था कि ब्लैक वेस्ट के भीतर मिट्टी का सुधार बहुत अच्छा था। वह ब्लैक वेस्ट में तेल के पेड़ लगा सकते हैं, जो अंतरिक्ष के अंदर भूमि के उपयोग को कम करने में मदद कर सकते हैं। झाओ हाई ने स्थानिक मिट्टी का उपयोग करते समय ब्लैक वेस्ट के भीतर मिट्टी में सुधार देखा। उन्होंने देखा कि ब्लैक वेस्ट की मिट्टी को केवल स्थानिक मिट्टी के साथ मिलाने से ज्यादा सुधार नहीं होगा। इस प्रकार उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्थानिक पानी का उपयोग करना ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है। उन्हें यह भी डर था कि स्थानिक मिट्टी का उपयोग करने से अंततः अंतरिक्ष के भीतर की मिट्टी पतली हो जाएगी, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने देखा था कि स्थानिक जल झरनों से लिया जाता था। इन झरनों की संख्या बहुत अधिक थी, जिनमें इतना पानी बहता था कि लगता था कि यह सूखने वाला नहीं था। दरअसल झाओ हाई ने अनुमान लगाया था कि स्थानिक मिट्टी का भी कायाकल्प किया जा सकता है और स्थानिक भूमि के पतले होने का कोई मुद्दा नहीं होगा। हालांकि अपने दिल में झाओ हाई ने फैसला किया कि स्थानिक पानी का उपयोग करना सबसे अच्छा होगा। झाओ हाई इन दिनों बहुत व्यस्त थे, क्योंकि उन्होंने अंतरिक्ष के अंदर भी काम करते हुए ब्लैक वेस्ट की भूमि में सुधार किया था। इससे उन्हें हर दिन पर्याप्त मात्रा में काम मिलता था। मुख्य बात यह थी कि झाओ हाई बफी के कैरियन दलदल से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। यदि वह देखता है कि बफी घायल हो गया है, तो वह विनम्र नहीं होगा। दरअसल झाओ हाई का बफी के साथ व्यवहार करने का कारण केवल बदला लेना नहीं था। वह कैरियन स्वयं के बारे में अधिक जानकारी भी जानना चाहता था, क्योंकि ड्रम की टीम इसकी खोज में बहुत धीमी थी। इसे ठीक से करने के लिए उन्हें बहुत अधिक समय की आवश्यकता होगी। इसके अलावा वहां बहुत सारे जादुई जानवर और मरे हुए लोग थे जिनके अपने क्षेत्र थे।
नशे में धुत लोग स्वतंत्र रूप से कुछ क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे मरे नहीं थे, लेकिन उन्हें जादुई जानवरों और अन्य मरे हुए क्षेत्रों से सावधानी से गुजरना होगा, अन्यथा वे उन पर हमला कर देंगे। ऐसी स्थिति में वे धीरे धीरे ही आगे बढ़ सकते थे। बफी अलग था क्योंकि वह रैंक 9 का विशेषज्ञ था। वह उड़ सकता था और अधिकांश जादुई जानवरों और मरे हुए जानवरों के हमलों से बच सकता था, जिससे उसे कैरियन दलदल में गहराई तक जाने की अनुमति मिलती थी। यदि वह कैरियन दलदल से बाहर आते समय घायल हो जाता तो झाओ हाई तुरंत उसे नष्ट कर देता और उसे मरे हुए में बदल देता। फिर वह बफी से सीधे कैरियन दलदल की स्थिति के बारे में पूछ सकता था। ये जानकारी उसे बार बार होने वाले जादुई जानवरों के दंगों से बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम बनाएगी। झाओ हाई परसेल कबीले के बारे में बहुत चिंतित नहीं थे, खासकर अब जब इवान प्रभारी था। इवान के मन में उनके प्रति कोई द्वेष नहीं था और वह उनसे निपटने के लिए किसी को नहीं भेजता था। झाओ हाई की एकमात्र चिंता कैरियन दलदल से होने वाले खतरे को लेकर थी और वास्तव में ये वर्तमान में झाओ हाई की सबसे बड़ी चिंता थी। वह पूरी जिंदगी ब्लैक वेस्ट में नहीं रहना चाहता था। हालांकि यदि कैरियन स्वयं से खतरा हल नहीं हुआ तो उसे सहजता महसूस नहीं होगी। एक बार यह मामला सुलझ गया तभी वह संतुष्ट हो सका और पूरे महाद्वीप में आनंद के साथ यात्रा कर सका। वह इस अनोखी दुनिया को देखना चाहता था। हालांकि झाओ हाई अपने पूर्व जीवन में एक ओटाकू थे, उनका सपना वास्तव में एक दिन पूरी दुनिया की यात्रा करने में सक्षम होना था। हालांकि वास्तव में उस समय उसके पास ऐसा करने के लिए पैसे नहीं थे। दुनिया भर में यात्रा करना बहुत महंगा होगा। झाओ हाई वास्तव में ऐसा करने में सक्षम नहीं था, इसलिए वह केवल घर पर ही रह सकता था। यह आग महाद्वीप के भीतर अलग था क्योंकि उसके पास अंतरिक्ष और एक बड़ा क्षेत्र था। जब तक उसने उन्हें ठीक से प्रबंधित किया तब तक वह दुनिया भर में आनंद के साथ यात्रा कर सकता था। इसके अलावा चूंकि उसके पास इतनी जगह थी कि वह हर दिन अपने क्षेत्र में वापस जा सकता था, इसलिए उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। दुर्भाग्य से अब ऐसा करने का समय नहीं था। उसे पहले कैरियन दलदल के खतरे का समाधान करना चाहिए। ग्रीन ने आनंद के लिए यात्रा करने के अपने विचार का भी विरोध नहीं किया क्योंकि महाद्वीप पर चाहे कोई भी सम्मानित कुल हो, वे हमेशा अपने कनिष्ठों को एक निश्चित उम्र में बाहर जाने की अनुमति देते थे ताकि उन्हें दुनिया के बारे में जानकारी मिल सके और अनुभव प्राप्त हो सके। वास्तव में झाओ हाई को भी जाना चाहिए, लेकिन समय सही नहीं था। अभिजात वर्ग के कनिष्ठों को बाहर निकलने पर अपनी यात्राओं के बारे में अधिक जानकारी होगी। इससे न केवल उनकी समझ और अनुभव बढ़ेगा, बल्कि उन्हें कई अच्छे दोस्त भी मिल सकेंगे। इन दोस्तों के साथ वे महाद्वीप का पता लगा सकते थे और इसके भीतर के खतरों को समझ सकते थे। ये सामान्य ज्ञान था कि यदि कुलों ने अपने कनिष्ठों को बाहर नहीं जाने दिया तो ये कनिष्ठ कभी बड़े नहीं होंगे। ग्रीन भी कैरियन दलदल के खतरे को शीघ्र हल करना चाहता था। हालांकि वह ये भी जानता था कि इस समस्या का समाधान आसान नहीं था। यदि ऐसा करना आसान होता तो कैरियन स्वयं को 5 प्रतिबंधित क्षेत्रों में से एक का खिताब नहीं दिया जाता। महाद्वीप पर अब कोई भी ब्लैक वेस्ट का निरीक्षण करने नहीं गया, यहाँ तक कि महान कुलों के लोग भी नहीं। इस बात की जानकारी झाओ हाई को नहीं थी। इसका कारण यह था कि परसेल कबीले ने उनका पीछा करने के लिए एक रैंक 9 विशेषज्ञ को ब्लैक वेस्ट में भेजा था और वह सफल नहीं हुआ था। जिस बात ने उन्हें चकित कर दिया था वह ये थी कि बफी ने कहा था कि झाओ हाई बिल्कुल भी ब्लैक वेस्ट में नहीं था, यहाँ तक कि फोर्ट आयरन माउंटेन में भी नहीं था। लोगों ने रैंक 9 विशेषज्ञों द्वारा कही गई बातों पर विश्वास कर लिया और उन्हें लगा कि बुडा कबीला गुप्त रूप से फोर्ट आयरन माउंटेन से बाहर चला गया है। हालांकि नए राजा ने बुडा कबीले को ब्लैक वेस्ट न छोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन हर कोई जानता था कि अगर बुडा कबीला वहां रहेगा तो उन्हें केवल मौत मिलेगी। इसलिए चुपचाप उस जगह से निकल जाना समझ में आता था। इस तथ्य को जोड़ते हुए ब्लैक वेस्ट को अतीत में हमेशा जादुई जानवरों के हमलों का सामना करना पड़ा था, फिर भी ग्रीन को सुरक्षित माना गया था। ये केवल इतना ही समझाया जा सकता है कि वे ब्लैक वेस्ट में नहीं रह रहे हैं। इसके अलावा सभी ने सोचा कि झाओ हाई ने परसेल डची को नहीं छोड़ा है क्योंकि परसेल कबीले ने ब्लैक वेस्ट की खोज के लिए रैंक 9 को भेजा था और उसे कोई नहीं मिला था। इसके अलावा वहां ब्लैक माउंटेन किला था जहां अच्छे और बुरे लोगों का मिश्रण रहता था। आमतौर पर लोगों ने सोचा कि झाओ हाई ब्लैक वेस्ट के आसपास के इलाकों में छिप जाएगा, जिससे बुडा कबीले की तलाश के लिए ब्लैक वेस्ट की खोज में उनकी रुचि कम हो गई। साथ ही उन्हें यह भी डर था कि जब वे खोज कर रहे थे तो गलती से उनकी मुलाकात किसी जादुई जानवर से हो सकती है जो उन्हें व्यर्थ में आंसू बहाने पर मजबूर कर देगा। उन महान कुलीनों को वास्तव में काफी राहत महसूस हुई। बफी इस बार एक रैंक 9 विशेषज्ञ था जिसका उपयोग रैंक 8 विशेषज्ञ से छुटकारा पाने के लिए किया गया था। वह रैंक 8 की खेती धीरे धीरे कमजोर हो रही होगी, इसलिए उसके लिए कोई मुश्किल मामला नहीं होगा। बफी ने व्यक्तिगत रूप से इस बात को पहचाना था। दूसरे शब्दों में वर्तमान में बुडा कबीले के पास व्यक्तिगत कमान संभालने के लिए केवल एक 8वीं रैंक का जादूगर बचा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि वे ऐसा कुछ भी उत्पादन नहीं कर पाएंगे जो उनके लिए खतरा बन जाए। बड़े बड़े रईसों ने सोचा भी नहीं होगा कि 3 चींटियां उनका क्या कर सकती हैं। इस प्रकार कोई भी नहीं देखेगा और बुडा कबीले को भूला हुआ माना जा सकता है। एकमात्र व्यक्ति जो बुडा कबीले को नहीं भूल सका वह इवान था। इवान ने ब्लैक माउंटेन किले के भीतर बुडा कबीले का सुराग खोजने के लिए किसी को भेजा था। अफसोस की बात है कि वह असफल रहा और कुछ भी नहीं ढूंढ पाया। आखिरकार उसने हार मान ली। उन्होंने वहां खोज करने के लिए लोगों को ब्लैक वेस्ट भेजने के बारे में नहीं सोचा था। दूसरी ओर झाओ हाई ने किसी भी घुसपैठियों को रोकने के लिए परिधि के चारों ओर मरे हुए लोगों को रखा था। यहाँ तक कि एक रैंक 8 विशेषज्ञ भी बड़ी संख्या में रैंक 7 के मरे हुए योद्धाओं के खिलाफ अपनी पकड़ बनाने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा चूंकि महान अभिजात वर्ग ने ब्लैक वेस्ट की जांच न करने का फैसला किया, इसलिए कोई भी रैंक 9 विशेषज्ञ वहां जांच के लिए नहीं जाएगा। इस स्थिति से वास्तव में झाओ हाई को लाभ हुआ था। वह बफी से निपटने की तैयारी में व्यस्त था जो अभी भी कैरियन दलदल की खोज कर रहा था। यदि वह कभी फोर्ट आयरन माउंटेन पर पहुंचा तो यह विनाशकारी होगा। 10वें महीने के 15वें दिन लॉरा स्टोनी माउंटेन पर पहुंची। झाओ हाई जो फोर्ट आयरन माउंटेन पर व्यस्त थे जल्दी से ब्लूस्टोन विला पहुंचे। जब तक मरे हुए लोगों ने लॉरा का पहाड़ पर स्वागत किया तब तक झाओ हाई पहले से ही लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रहा था। ग्रीन, मेरिन और मेग भी साथ आए और उत्सुक थे कि लॉरा क्यों आई थी क्योंकि उनके वर्तमान सहयोग में कोई समस्या नहीं थी। आजकल लॉरा ने झाओ हाई के लिए राजस्व के लगभग 10,000 सोने के सिक्के लाए थे जो उसके लिए बहुत बड़ी मदद थी। ग्रीन ने लॉरा का लिविंग रूम में स्वागत किया। झाओ हाई ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, मिस लॉरा, मुझे इस फी के स्वागत के लिए वास्तव में खेद है क्योंकि मैं हाल ही में कुछ मामलों को संभाल रहा था। लॉरा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मिस्टर बहुत दयालु और विनम्र हैं। लॉरा केवल आदत से बाहर आया और मैं अभिमानी था। झाओ हाई मुस्कुराए, मिस लॉरा बहुत विनम्र हैं, कृपया बैठ जाओ। लॉरा भी हाल ही में स्टोनी माउंटेन का दौरा नहीं कर पाई थी क्योंकि वह खोली जा रही नई शाखाओं के मामलों में काफी व्यस्त थी।
ऐसे बहुत से मुद्दे थे जिन पर ध्यान देने की जरूरत थी। लॉरा के बैठने के बाद मेग ने उन्हें चाय परोसी, फिर झाओ हाई के पास वापस खड़ा हो गया और लॉरा और नियर को देखा। लॉरा भी मेग की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सकी और उसने पाया कि मेग भी पीछे मुड़कर उसकी ओर देख रही थी। उसे सचमुच महसूस हुआ कि उसकी ओर से शत्रुता का संकेत आ रहा था। लॉरा चाय पीने का नाटक करते हुए गुप्त रूप से कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकती। झाओ हाई ने इन मामलों पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने चाय का प्याला पी लिया और पूछा, मुझे आश्चर्य है कि मिस लॉरा इस बार किस बारे में बात करना चाहती है। लॉरा ने चाय का कप नीचे रखा और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मिस्टर, याद है आपने मुझसे विभिन्न जादुई पौधों के बीज ढूंढने के लिए कहा था। मुझे कई प्रकार मिले थे और आज मैं विशेष रूप से उन्हें आपको देने आया हूँ। ताली बजाने के बाद सियल कमरे में दाखिल हुई और कई छोटे बैग लेकर आई, जिन्हें उसने झाओ हाई की चाय की मेज पर रख दिया। झाओ हाई को उम्मीद नहीं थी कि लॉरा इस मामले के लिए आएगी। उनके लिए ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी खबर थी क्योंकि स्पेस काफी समय से अपने स्तर में सुधार नहीं कर पाया था। जब तक स्तर 11 तक बढ़ जाता है, वह भूमि को और खोलने में सक्षम होगा। लेकिन अगर वह वर्तमान स्तर को 11 तक नहीं बढ़ा सका, तो वह चिंतित होगा। झाओ हाई ने मेज पर रखे बैगों को देखा और अधीरता से उन्हें खोला। मेज पर कुल मिलाकर 5 बैग थे। प्रत्येक छोटी कपड़े की बोरी में लगभग आधा किलोग्राम बीज थे। झाओ हाई ने सभी 5 कपड़े की बोरियां खोली और गुणवत्ता वाले बीजों की मात्रा को ध्यान से देखा। उसने देखा कि ये बीज कुछ खास नहीं लग रहे थे और झाओ हाई को 5 थैलों के अंदर कोई विशेष बीज नहीं मिला। लॉरा ने झाओ हाई की अभिव्यक्ति को देखा, हल्के से मुस्कुराई और समझाया, श्रीमान, इन 5 बैगों में आलू, मीठी मिर्च, लाल शलजम, जैतून और हरी सलाद के बीज हैं। उद्धरण चिन्ह। झाओ हाई ने सिर हिलाया और 5 बैग नीचे रख दिए। उसने लॉरा की ओर अपना सिर घुमाया, मुस्कुराया और कहा, मैंने मिस लॉरा को हंसी का पात्र बनने दिया है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि युवा महिला अभी भी जादुई जानवरों के साथ साथ और अधिक जादुई सब्जियों या जादुई पौधों की तलाश करेगी। लॉरा मुस्कुराए, आपका स्वागत है श्रीमान, मैं शर्मिंदा हूं कि मैं केवल इतना ही दे सकता हूं। हाल ही में मैं बहुत व्यस्त था और जादुई पौधों की तलाश में मिस्टर की मदद करने में सक्षम नहीं था। मुझे आशा है कि श्रीमान मुझे माफ कर देंगे। लेकिन मिस्टर, कृपया निश्चिंत रहें कि बाद में मैं लगन से उन जादुई पौधों की तलाश करूंगा जिन्हें मिस्टर ढूंढ रहे हैं।